सो मच मैम। इससे पहले कि मैम आज के सेशन को स्टार्ट करें, मैं सभी को ये बताना चाहूंगी कि जिस ब्यूटीफुल सोल को आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये कोई ऑर्डिनरी सोल नहीं है। ये एक बहुत ही लर्नेड, बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत ही एजुकेटेड सोल है। अगर मैम के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए, सो मैम इज अ डिग्री होल्डर इन बीएससी एंड बीएड इन मेंटल रिटार्डेशन। Ma'am is also a Grand Master Reiki healer. She is also an astrologer and also a tarot card reader. So मैम की अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और अचीवमेंट्स की बात की जाए तो लिस्ट बहुत ही लंबी है। अगर मैम के हम प्रेजेंट की बात करें, सो मैम इज द डायरेक्टर इन श्री परशवाल मेडिकल एंड एजुकेशन ट्रस्ट। और ये ट्रस्ट एक बहुत ही नोबल काम कर रहा है। ये ट्रस्ट एक स्कूल चलाता है इन द नेम ऑफ कालरफ स्पेशल स्कूल। ये स्कूल एक्चुअली स्पेशल बच्चों के लिए चलता है। ये काम करके मैम बेसिकली समाज के उस वर्ग को वो लव, वो अट्रैक्शन, वो लर्निंग और वो प्यार दे रही है जो आई थिंक हम में से बहुत से लोग उस वर्ग को निग्लेक्ट करते हैं, उन्हें इग्नोर करते हैं। मैम एक ऐसा काम कर रही है समाज के लिए जिसके लिए एक्चुअली शी डिजर्व्स अपलॉज। मैम वी आर रियली लकी टू हैव यू। और अपने इस अचीवमेंट्स के लिए मैम को बहुत सारे अवार्ड्स और पुरस्कार भी मिले हुए हैं। लेकिन अगर मैं मैम की उपलब्धियों की बात करूं तो आई थिंक ये सेशन का पूरा टाइम उसी में चला जाएगा। अब बहुत ज्यादा मैम का टाइम ना लेते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मैम से कि आज का सेशन मैम शुरू करें। एंड हम लोग चाहते हैं कि पार्टिसिपेंट्स जिनकी कोई भी क्वेरी हो वो सेशन के लास्ट में 10 मिनट्स में चैट पे अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं। एंड जितना पॉसिबल होगा उन क्वेश्चंस को आंसर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और मैम अब मैं आपको देती हूँ ये माइक, इट्स ऑल योर्स। और पूरे पार्टिसिपेंट्स का पूरा ध्यान सिर्फ इस वक्त आप ही की ओर है। थैंक यू थैंक सो यू मच। सो मच मैम। थैंक मेरा आवाज ठीक से आ रहा है? ठीक है ना सबको? बिल्कुल मैम, बिल्कुल हाँ, तो सही। मैं शुरू करती हूँ। जैसे मैडम ने बता दिया है तो इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं वडोदरा गुजरात में रहती हूँ और 7 साल से एसकेएम के साथ हूँ। और मेरी आज की हम बात शुरू करेंगे कर्मा और एस्ट्रोलॉजी। वो बहुत ही गहन सब्जेक्ट है, क्योंकि कर्मा तो सब जानते हैं कि हम बोलते भी है कर्मों की गहन गति होती है कि कोई समझ नहीं पाता है। उसी तरह एस्ट्रोलॉजी भी जो है, ज्योतिष विज्ञान, वो भी बहुत ही गहरा सब्जेक्ट है कि एक जन्म कम पड़ जाएगा अगर उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, ये कुंडली चक्र को। बट आज मुझे ये कहते हुए बहुत ही आनंद हो रहा है कि डॉक्टर उदय शाह ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और ऐसा समझा कि मैं इस सब्जेक्ट पे बात कर सकती हूँ, क्योंकि हमारा नाता बहुत पुराना है, ऐसा मैं बोल सकती हूँ सर के साथ। वो जो आप लोगों को थियरी में सिखाते हैं, मतलब इतने रिट्रीट शायद आप लोगों ने अटेंड किए होंगे, ऋषिकेश में, पंचगिनी में, शिरडी में और जहाँ जहाँ भी ऑल ओवर इंडिया और अब्रॉड भी वो करते हैं। तो उनके जो भी सब्जेक्ट है, ये कर्मा डेस्टिनी है, ग्रांड डेस्टिनी, डिवाइन डेस्टिनी वो बोलते हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने बोला था व्हाइट पार्टिकल और ब्लैक पार्टिकल की थियरी बताई थी, या जो भी वो बताते हैं चक्रस पे अपने कर्मों के डिपोजिशन होते हैं, या मतलब उनका जितना भी नॉलेज आप लोगों ने अभी तक सुना है, वो सभी चीजें मेरे साथ प्रैक्टिकल में हो चुकी है। तो इसीलिए मैं ज्यादा रिलेट कर पाती हूँ कि पहले मैं कुछ भी मानती नहीं थी कि ऐसा सब कुछ होता है। तो मेरी जिंदगी में 2003 में एक वाकया हुआ कि जिस वक्त थोड़ा सा हेल्थ इशू हुआ था। साथ में 3 से लेके अगर मैं 13 तक गिनूं तो उतने समय अंतराल में बहुत कुछ हुआ। हेल्थ इशू समझ लो, रिलेशन के इशू समझ लो। तो वो जो चीजें थी, अमूमन सबके साथ ये सब होता है, बट क्या होता है ना कि तुम्हें आंसर मिल जाते हैं तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। बट मुझे ऐसा था कि आंसर नहीं मिल पा रहा था। लोग डिप्रेशन बोलते हैं तो उसको डीप्रेस स्टेट पे उदय शाह सर से सीखी कि हाँ, उन्होंने वो उसको नाम दिया है कि हम डीप्रेस्ड स्टेट में पहुंच जाते हैं। मुझको कभी कभी ग्लिम्सेस दिखते थे किसी चीजों के। मुझे लगता था मेरे आजू बाजू कोई एनर्जी है, तो मैं कुछ समझ नहीं पाती थी। और बेसिकली आई एम अ साइंस स्टूडेंट, तो ये सब मैं मानती नहीं थी। तो धीरे धीरे यहाँ भी एक दो डॉक्टर थे, यहाँ भी अच्छे लोग थे जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया था। बट काफी कुछ ऐसे जवाब थे, सवाल थे जो अभी भी बाकी थे। मैंने बहुत सारे ये 7 8 10 साल, मतलब 2003 से लेके 2012 तक मैंने पढ़ाई भी बहुत कर लिया, बहुत ही किताबें पढ़ ली।
फिर भी ऐसा था कि ऐसे थोड़े सवालों के जवाब मुझे नहीं मिले। और जब मुझे कहीं से ऐसा वो भी पता चला, क्योंकि मैं भी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट सबको दिखाती थी, तो समझ भी आई कि भाई कुछ पास्ट लाइफ के ये सब इंसिडेंट ये वो। तो मैं सर्च करती गई तो मुझे सर की वीडियो मिल गई यूट्यूब में। ये बात मैं 7 साल पुरानी बोल रही हूँ। तो मैंने उनको यूट्यूब वीडियो देखी, उसमें मुझे बहुत सारे आंसर तो उसी में मिल गए। शायद आप लोग सर्च करोगे, उनकी फर्स्ट बहुत सालों पुरानी एक वीडियो है पास्ट लाइफ रिग्रेशन की। तो बहुत सारे ऐसे मेरे सवाल थे कि भाई इतने बड़े बड़े संत लोग हैं तो उनको क्यों दुख झेलना पड़ता है, उनको क्यों रोग होते हैं, अगर वो इतना ही हील कर सकते हैं तो मैं बहुत लॉजिकल रीजन ढूंढ रही थी। तो बहुत सारे आंसर मेरे क्लियर हो गए। बेसिकली मैं वैष्णव हूँ, जैन फैमिली में शादी हुई है, और हमारा जो घराना है उसमें बहुत सालों से, अगर मैं सच में बताऊं तो प्रमुख स्वामी महाराज जो अभी नहीं रहे स्वामीनारायण के, वो हमारे घर आते थे। शंकराचार्य जो पुरी के शंकराचार्य, आज से मैं वो बात मैं 30 साल पहले की बताती हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरी शादी को 33 ईयर्स हो गए। तो मैं शादी करके आई आई तो मेरे यहाँ ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग आते थे, साधु संत आते थे। तो फिर भी मुझे कभी कुछ ये नहीं होता था। और फिर बहुत सारी बातें थी, जैनों के मुनि हमारे यहाँ रुकते थे। तो बहुत सारी चीजें थी जो मुझे जाननी थी कि ये क्यों है, क्या है, उनको भी क्यों होता है, और मेरे साथ हुआ वो क्यों है। जब मुझे पता चली कि ये कुछ पास्ट लाइफ है, तो ये पास्ट लाइफ कहाँ से मैं ढूंढूं। तो ये सब करते करते उनसे मुलाकात हुई। वो मेरे यहाँ पे घर पे मैंने बुलाया, बड़ौदा है। फिर मैंने उनकी 3 रिट्रीट अटेंड की, एक ऋषिकेश में, पंचगिनी में, और शिरडी में भी किया है। और मेरे बहुत सारे सवालों के जवाब मुझे मिल गए। और इधर भी हमने बहुत सारे रिट्रीट और सब कुछ किया था 2-3 साल तक। और फिर भी मेरा एनजीओ भी है साथ में। मैडम ने बताया कैसे मैं विकलांग बच्चों के लिए कार्यरत हूँ। तो काफी बिजी रहती हूँ, तो बहुत फ्रिक्वेंटली मेरा आना जाना नहीं हो पाता है, पर मैं जुड़ी हुई हूँ। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट कर्मा और एस्ट्रोलॉजी है, मैं मुझे बताते हुए बहुत आनंद होता है कि मेरी पहली सीडी, वो पहली बार डॉक्टर उदय शाह सर मेरे घर आए थे। तो लास्ट में जाते जाते उन्होंने एक सीडी दिया था, क्योंकि तभी सीडी चलती थी गोल। तो वो सीडी था थियरी ऑफ कर्मा। और उसके पहले मैंने पढ़ चुकी थी बहुत सारा कुछ, पर बहुत सारा कलेक्टिव कर्मा क्या होता है, प्लेस कर्मा, पर्सन कर्मा, ये सभी कुछ मैं उस सीडी में से सीखी। और आज उन्होंने ये टॉपिक भी देखो, मुझे यही मिला है, कर्मा और एस्ट्रोलॉजी। और एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा आज का जो दिन है ना, वो बहुत शुभ दिन है। एक तो जो लोग भी यहाँ मुस्लिम अगर है तो सबको ईद मुबारक। और बाकी के जो लोग हैं, तो आज हमारा अक्षय तृतीया है। अब अक्षय मतलब बोलते हैं ना, जिसका कभी क्षय नहीं होता। तो बहुत शुभ मुहूर्त में मेरा आज ये लेक्चर हुआ है, तो मैं बहुत खुश हूँ। और आज के दिन ब्रह्मा जी के पुत्र का जन्म हुआ था, अक्षय उनका नाम था। अन्नपूर्णा माँ का जन्म हुआ था। आज के दिन गंगा अवतरण हुआ था। आज के दिन परशुराम जयंती है, तो परशुराम भगवान भी उसका मैं थोड़ा बताना चाहूंगी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आज, इसलिए। और आज के दिन जो महाभारत का युद्ध था उसका एंड हुआ था, और वेद व्यास जी ने गणपति के साथ महाभारत कथा लिखनी शुरू की थी। तो आज बहुत ही अच्छा दिन है। और मैंने परशुराम का क्यों बोला, अगर मैं जल्दी जाती हूँ ना तो कोई आप मुझे बता सकते हो, मतलब मैं थोड़ी स्पीड में बोलती हूँ इसलिए। हेलो, मैं ठीक जा रही हूँ? ओके। तो परशुराम के बारे में क्यों बताना चाहूंगी, क्योंकि परशुराम जो है वो जो हमने विष्णु महापुराण, अगर सबको मालूम है, किसी ने सुना है कि विष्णु जी के 10 अवतार हम लोग बोलते हैं कि दशावतार थियरी, तो उसमें 6th जो अवतार था वो परशुराम जी का था। तो क्यों वो महत्व है और आज का दिन क्यों इतना अच्छा है, और मैं वो इस तरह बताना चाहूंगी, क्योंकि तब हमारा जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस था ना, वो फुलेस्ट हुआ था। मतलब कहते हैं ना कि अभी तक तो पहला अवतार मत्स्य अवतार था। दैट मीन्स कि हमारा जो प्राणी सृष्टि का जो विकास हुआ था उत्क्रांति में अगर देखे, तो जल में से हुआ था, जल में से जीवन का विकास हुआ, दैट इज मत्स्य अवतार। दूसरा कुर्मा अवतार है कि कुर्मा अवतार में कछुआ है, एम्फीबियंस थे, पानी में भी रहते थे, जल में भी जमीन पे भी रहते थे। तीसरा है वराह अवतार, जो वाइल्ड एनिमल है, जिसने पृथ्वी को बाहर लेके आया। तो मतलब अपनी पृथ्वी भी जल में से बाहर, सागर में से बाहर आई थी। तो उसमें ये बताना चाहते हैं कि ऐसा एनिमल सृष्टि का विकास हुआ जो अभी जमीन पर रहने लगी।
कि पृथ्वी पे रहने वाली एनिमल किंगडम का विकास हुआ। उसके बाद आता है नृषि अवतार, फोर्थ। तो नृषि में हाफ मनुष्य था और हाफ एनिमल था, सिंह का जो था भगवान। तो वो बताना चाहता है कि अभी ऐसी कॉन्शियसनेस, ह्यूमन चेतना का विकास हुआ। आधा अभी भी मनुष्य है, बट आधी चेतना ह्यूमन की विकास हुई। उसके बाद हुआ वामन अवतार। तो वामन अवतार की स्टोरी में आपको थोड़ा बलि राजा का पता होगा, बहुत सारे लोगों को, कि वो दानव के राजा थे, लक्ष्मी माता जी की उन पर कृपा थी और वो बहुत अच्छे थे, दानव राज थे। फिर भी थोड़ा प्रॉब्लम था, तो विष्णु भगवान ने छोटे बालक का अवतार लिया और 3.5 जो पगले उन्होंने किए अपने फुटप्रिंट्स, उसमें उसको नष्ट कर दिया। पर नष्ट नहीं किया था उन्होंने, उनको जिंदा छोड़ के ऐसा बताया है विष्णु अवतार में कि धरती में दबा दिया था, मतलब पाताल में दबा दिया था कि जा तू वहां पे राज कर। तो ये बहुत कुछ है जो हमारी कुंडलिनी और हमारे चक्र को रिप्रेजेंट करता है कि, और हमारी जो एनिमल इंस्टिंक्ट हमारे अंदर दबी हुई है। क्योंकि उन्होंने क्या किया कि वामन अवतार में बेबी स्टेप ऑफ ह्यूमन था, कि हमारी ह्यूमन चेतना कॉन्शियसनेस विकसित तो हो गई, पर अभी वो छोटे लेवल पे थी। और इसीलिए ऐसा दिखाया है उसमें कि उन्होंने बलि राजा को पाताल में ये कर दिया। तो बलि राजा दानव था, तो हमारी जो एनिमल इंस्टिंक्ट थी उसको दबा दिया। तो परशुराम के वक्त जब उन्होंने अवतार दिया तो उनको विष्णु का अंश अवतार बोलते हैं, क्योंकि पूरी ह्यूमन कॉन्शियसनेस में हम लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। हम जंगल ड्वेलर थे, उन्होंने शादी नहीं की थी, बट अब एनिमल इंस्टिंक्ट तो अंदर चली गई और पूरे ह्यूमन बन गए। वो बेबी स्टेप था उसमें से भी पूरे बन गए। इसीलिए भी इसका बहुत आज के दिन का महत्व है कि आज हमारी टोटल ह्यूमन कॉन्शियसनेस का जन्म हुआ था। तो उसके बाद तो आप लोगों को सबको पता है, फिर भी बता देती हूँ। राम राज्य आया, क्योंकि राम का जो अवतार है वो 7वां अवतार है। उन्होंने शादी की, उन्होंने समाज की स्थापना की, एक रूल्स रेगुलेशन वाली सोसाइटी बनी। उसके बाद कृष्ण अवतार जो 8वां अवतार है, जिन्होंने पॉलिटिक्स अंदर डाला, जिन्होंने हमको बहुत ही एंजॉयमेंट सिखाया कि फुलेस्ट ऑफ लाइफ को जिए। और बहुत ही जब भोग विलास कर लिया तो फिर बुद्धा अवतार हुआ, कि बुद्धा ने हमें इनर जर्नी बताया। तो वो 9th अवतार बुद्धा का था। और लास्ट हमारा जो 10वां अवतार कल्कि अवतार है, जो अभी आएगा, आने वाला, वो मुझे नहीं पता है। बट कल्कि अवतार ऐसा है कि वो जो हमें ह्यूमन बींग्स हम लोग हैं, वो टोटली हम डिसीज फ्री हो जाए, जेनेटिकली मॉडिफाइड ह्यूमन बींग, मतलब हमें जीन्स को भी मॉडिफाई कर सके। तो मुझे तो लगता है हम रेकी हीलिंग और सबसे हमारी जेनेटिकल कोड को बदल सकते हैं, तो यही वो युग होगा। बट आज का हमारा सब्जेक्ट ये नहीं है, कर्मा और एस्ट्रोलॉजी है। तो अब हमारे सब्जेक्ट पर जाते हैं। तो सबसे पहले मैं एक मंत्र चैंट करूंगी। मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम मम कर्म बंधने ही। सबको ये मंत्र पता है कि हम महादेव को कहते हैं कि भाई मैं बहुत ही त्राहिमाम हो गई हूँ, और ये जो जन्म है, मृत्यु है, जरा है, व्याधि है, मतलब जो भी हमें भोगना पड़ता है वो हमारे कर्मों के कारण ही हमें भोगना पड़ता है, कर्म बंधन के कारण ही भोगना पड़ता है। तो इसीलिए हमारी जो कुंडली है वो हमारी कर्म कुंडली है। हाँ, और इसीलिए जो हमको पता है कि हमारे चक्रस का बहुत सारे लोगों ने सर का सब कुछ अटेंड किया है। तो कुंडलिनी जो बोलते हैं, सब चक्र बोलते हैं कि मूलाधार में हमारी सब फाइलें हैं, बहुत सारे कर्मों का जो भी हमारा डेटा है वो मूलाधार में है। तो क्योंकि वहां भी कुंडली मार के जो सर्प बैठा हुआ है, ऐसा सब लोग बोलते हैं। तो ये कुंडलिनी चक्र वैसे ही हमारी ये कर्म कुंडली है कि सब कुछ इसमें है। तो जो जन्माक्षर या हॉरोस्कोप में है वही हमारे अंदर है, इसीलिए, और यही हमारे आकाश में है, मतलब जो ब्रह्मांड में है। तो हमारे अंदर जो है वो हमारे मूलाधार में स्टोर्ड है सब इंफॉर्मेशन। उसी का एक एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट बना है, और उसी का ऊपर सब ब्रह्मांड में सब चलता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं जो पिंड है सो ब्रह्मांड है, और जो ब्रह्मांड है सो पिंड, मतलब हमारे पिंड में, शरीर में जो है वही इस सृष्टि में है, और ये ब्रह्मांड में है वही इस शरीर में है। तो पहले जानेंगे व्हाट इज ज्योतिष क्या है। तो ज्योतिष, एक मिनट में अपना स्लाइड शुरू करती हूँ। आप सबको दिख रहा है? हाँ, प्लीज कोई बोलिए, दिख रहा है? हेलो? हेलो। हेलो, आपको दिख रहा है?
यस यस अल्लाह ठीक यस। है। हाँ, तो एक्चुअली कोई बोलता नहीं था तो मुझे समझ नहीं नहीं आया। नहीं नहीं, एक्चुअली सब म्यूट पे है। हाँ, तो ये जो हमारा एस्ट्रोलॉजिकल जो चार्ट है, ज्योतिष जो है, उसको हम ईश्वरीय प्रकाश कहेंगे कि लाइट ऑफ गॉड है, विच जो जिसके प्रकाश में हम अपनी जो लाइफ की जर्नी है वो देख सकते हैं। और ये जो देखा ना, पीपल थिंक यू आर क्रेजी इफ यू टॉक अबाउट थिंग्स दे डोंट अंडरस्टैंड, क्योंकि मेरे साथ भी होता था कि जब मैं कोई ऐसी बातें करती थी तो लोगों के समझ में नहीं आती थी, बट मुझे वो होता था, मुझे समझ आता था। तो यही बात है कि जब तक आप पे नहीं आता है आपको समझ नहीं आता है। तो ये विज्ञान बहुत गहरा है, पर मैं आपको समझाने का प्रयत्न करती हूँ। सबसे पहले जो है इनका शुरुआत महर्षि भृगु ऋषि है, उन्होंने भृगु संहिता की स्थापना की थी। उन्होंने फर्स्ट बुक जो थी ज्योतिष पे वो लिखी थी। अब ज्योतिष में बहुत अलग अलग प्रकार के मतलब ज्योतिष आते हैं, जैसे निरन है, सायन है, पारासरी है और सो ऑन। और मुंडेन ज्योतिष होता है जो राष्ट्रीय लेवल की भविष्यवाणियां करते हैं, जैसे कोरोना की हो कर ली या कोई नेचुरल कैलेमिटीज होगी, तो देश काल से लेके सभी कुछ वो लोग मुंडन ज्योतिष में आता है। तो जरूरी नहीं है कि अगर मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ तो मुझे सब कुछ इतना अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत गहन विषय है। तो और दूसरा क्या है, कोई लोग होते हैं जो मुहूर्त ज्योतिष बहुत अच्छे देखते हैं, जो मुहूर्त देखने होते हैं, कोई जन्म कुंडली का अध्ययन अच्छे से करता है, कोई होता है जो दोष होते हैं वो अच्छे से सर्च कर पाते हैं और उसके रेमेडीज आपको अच्छे से बता सकते हैं। तो ज्योतिष बहुत वाइड सब्जेक्ट है, तो अलग अलग चीजों में मास्टरी होती है। जैसे होता है ना, डॉक्टर तो एक होते हैं, पर कोई ईएनटी स्पेशलिस्ट है, कोई नॉर्मल अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई गायनेकोलॉजिस्ट है। तो इसी तरह ज्योतिष में भी बहुत सारी शाखाएं हैं। तो आज हम अपनी कुंडली का थोड़ा मैं बताऊंगी और फिर कर्मा से वो कैसे रिलेट करती है। तो आप अपनी कुंडली खोल के बैठना, तो आपको जो जो दिखेगा वो आपको समझ आएगा। जैसे 3 चीज इंपॉर्टेंट होती है ज्योतिष में। एक तो है गुनाज होता है, मतलब 3 गुनाज होता है, 5 एलिमेंट्स, 9 प्लैनेट्स, 12 जोडियाक, 27 नक्षत्र, पंचांग, अवकड़ा चक्र और दशा। गुण तो आपको सबको पता है, बहुत सारे मतलब हम बोलते हैं कि देव दानव और मानव गुण होते हैं, ठीक है। एलिमेंट पंच तत्व सबको ही पता है। तो कुंडली में जो 9 प्लैनेट्स पता सबको पता है, 12 जोडियाक जो राशि है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे फर्स्ट जो है वो एरीज साइन है। तो एरीज जो है वो, और वो वहां पे 1 नंबर लिखा है, तो जो ये नंबर लिखे हैं ना वो सभी राशियों के नंबर है। एरीज को हम 1 नंबर ही देंगे राशि को। अभी मैं हाउस का नहीं बता रही हूँ, ये जो अलग अलग बार हाउस है उसके भी नंबर सेम ही है, बट आप अगर लिखना चाहो तो एरीज मतलब फर्स्ट राशि, सेकेंड मतलब टॉरस राशि, थर्ड जेमिनी है जिसको हम मेष, वृषभ और जेमिनी को मिथुन बोलते हैं, फोर्थ है वो कर्क राशि है, कैंसर, 5 जो है वो लियो है, सिंह राशि, 6 वर्गो है, कन्या राशि, 7 जो है वो लिब्रा है, तुला, 8 स्कॉर्पियो है, वृश्चिक, 9 जो है वो धनु राशि, सजिटेरियस, 10 जो है कैप्रिकॉन मकर, 11 जो है वो एक्वेरियस है, दैट इज कॉल्ड कुंभ, और पाइसिस जहां लिखा है वो 12th है मीन राशि। तो ये काल पुरुष की कुंडली है, मतलब जो एक सेट हॉरोस्कोप होता है बेसिक, उसमें इसी तरह से इन राशियों को अपना घर दिया हुआ है। अगर आप ये समझना चाहो तो ये ओरिजिनल मालिक आप उनको समझ सकते हो। ये सिंपल समझाने के लिए मैं बोल रही हूँ कि भाई फर्स्ट हाउस एरिस का, सेकेंड हाउस इसका, थर्ड इसका। हमारी कुंडली में वो अलग अलग बदल जाएंगे, वो बाद में मैं आपको बताती हूँ। अभी ये जो है वो हमारा कौन कौन से, जिसको हम बोलते हैं बीच के जो 4 हाउस है उसको हम सेंटर बोलते हैं, सेंटर कुंडली बोलते हैं। और यहाँ पे रेड कलर है और ये येलो, दो जो हाउस 5 और 9 जो लिखे हैं वो धर्म त्रिकोण बोलते हैं इसको हम। और इसमें नाम भी लिखे हुए आप देख सकते हो, केंद्र हाउस, त्रिकोण हाउस, इस तरह से नाम दिए हैं इनको। ये मेन आपको समझना है कि फर्स्ट धर्म होता है, फिर अर्थ, काम और मोक्ष। तो हमारी जर्नी क्या है ह्यूमन बीइंग की, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म मतलब हमें अच्छे अच्छे काम करने हैं, गुड डीड्स करनी है। अर्थ जो है मतलब कमाना है, वहां पे वो आ जाएगा। काम मतलब परिश्रम करना है, और लास्ट में मोक्षा है। तो और काम में दोनों तरीके के काम आ जाएंगे, परिश्रम भी आ जाएगा और हमारा जो भी हम प्लेजर भोगते हैं वो सभी भी आ जाएंगे। डिजायर्स होती है हमें बहुत सारी। तो ये जो मैंने
यहाँ पे दिखा है उसी तरह ये रोटेट भी होता है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष। यहाँ पे जो फर्स्ट हाउस दिखाया गया है वो आपका लगन है। जिसको वो फर्स्ट हाउस में आपकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होती है, मतलब कि आप कैसे दिखते हो, आपका नेचर कैसा है, आपकी क्या जर्नी है, पर्सनालिटी क्या है, वो फर्स्ट में देखते हैं। सेकंड हाउस है वो आपका फैमिली हाउस है और आपकी स्पीच है कि यहाँ पे कौन सी राशि और कौन से ग्रह होंगे, उस हिसाब से आपकी वाणी होगी। अगर मंगल होगा तो आप हार्ड टोन में बोलोगे, आपकी वाणी बहुत अग्रेसिव होगी। और अगर वहां चंद्र होगा तो आप बहुत सॉफ्ट स्पोकन होंगे, इस तरह से। थर्ड जो है वो ब्रेवरी, लेफ्ट ईयर, ब्रदर सिस्टर वो दिखाता है। आपके जो पड़ोसी लोग होते हैं, मतलब नेबर होते हैं, वो भी थर्ड हाउस से देखा जाता है। तो वहां पे कौन से प्लैनेट है, अगर वहां राहु है तो राहु वैसे वहां अच्छा होता है, पर हो सकता है कि कहीं पे राहु की एनर्जी थोड़ी प्रॉब्लमेटिक होती है, तो आपको कुछ ऐसी नेबरहुड मिले जहाँ प्रॉब्लम चल रही हो, ऐसा भी हो सकता है। फोर्थ हाउस हमारा मदर का घर समझ लो, हमारी जन्मभूमि भी समझ लो, हमारा खुद का घर समझ लो, हमारे कंफर्ट, हमारी मेंटल पीस, वेल्थ है, हमारे व्हीकल भी उसी से देखे जाते हैं। और ये माता का भी घर हम बोलते हैं, ठीक है। फिफ्थ जो हाउस है जहाँ ब्रेन लिखा है, एस्ट्रोलॉजी, चाइल्ड स्टडी, स्टमक, तो ये जो हाउस है वो हमारे पूर्व पुण्य का घर बोलते हैं उसको। हमारा जो पूर्व जन्मों का पुण्य होता है वो फिफ्थ हाउस है। उसमें हमारा लव लाइफ भी होता है, रोमांस एंड लव, हमारी जो डिग्री लेवल की पढ़ाई होती है तो वो वहां देखी जाती है, और बच्चे देखे जाते हैं। अगर इस घर में मान लो सूर्य केतु हो गए या मंगल हो गया या यहीं पे राहु चंद्र कुछ ऐसे बुरी एनर्जी यहाँ हो गई, तो उनका ऑपरेशन से, सीजर से बेबी हो सकता है, बेबी को प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी डिलीवरी में भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, लव लाइफ में हो सकते हैं, तो बहुत कुछ है यहाँ पे। सिक्स हाउस जो है वो डिसीज का है, मतलब उसको हम रोग, रिपू और ऋण बोलते हैं। जो भी हम कर्जा लेके आए हैं वो सिक्स हाउस है। तो ये हमारा ओरिजिनल ऑब्स्टेकल है, इसको आप याद रखिएगा। सिक्स्थ हाउस और सिक्स्थ नंबर की राशि जो वर्गो साइन थी, मैं बाद में आपको फिर से बताऊंगी, तो चिंता मत करना। तो सिक्स हाउस अपना ओरिजिनल ऑब्स्टेकल है, यहाँ से हमारी जर्नी शुरू होती है। इसको हमारे जो भी रोग है, हमारे ऋण, कर्जा अगर हमने पूर्व जन्मों का लिया है किसी से, और हमारे छुपे दुश्मन जो होते हैं वो भी यहीं से देखे जाते हैं। साथ में हमारी जॉब इधर से देखी जाती है, कोर्ट केसेस ये सब इधर से हम देखते हैं। सेवेंथ जो हाउस है वो हमारी पार्टनरशिप है, पति पत्नी की पार्टनरशिप समझ लो, तो हमारा स्पाउस समझ लो, या तो हमारी कोई भी, हम जब बिजनेस करते हैं तो वो बिजनेस पार्टनरशिप, और पूरी समाज समझ लो, क्योंकि फर्स्ट हाउस हमारा है तो हमारे ऑपोजिट क्या होगा, समाज है। हम यहाँ है तो हमारे ऑपोजिट हमारा हस्बैंड है, वाइफ हो तो हस्बैंड है, हस्बैंड है तो वाइफ है, तो स्पाउस ऑपोजिट है और समाज हमारे ऑपोजिट है। इसीलिए कभी कभी लोगों को लगता है ना कि मेरा हस्बैंड नहीं मानता है, या मेरी वाइफ तो मेरे जैसे दुश्मन जैसी लग रही है, या तो वो तो मेरा अपोज में रहती है, तो ये अपोजिट हाउस है आपका, तो वो अपोजिट पार्टी है, जैसे भाजपा या कांग्रेस हम समझ लें अगर, तो इस तरह से है। तो यहाँ पे आप बहुत कुछ देख सकते हो। एट्थ जो हाउस है वो अकल्ट का हाउस है, वो मिस्ट्री हाउस हम लोग बोलते हैं, उसका रास्ता पाताल तक जाता है। तो ये डेथ का हाउस है, और साथ में आपका आयुष्य स्थान भी यही है। और यहाँ पे ऑकल्ट साइंस, डीप नॉलेज, रिसर्च, वो सभी कुछ ये बताता है। यहाँ पे इन लॉज भी है, और प्रॉपर्टी मिलेगी कि नहीं, अचानक आपको लॉटरी लगे कि नहीं, गड़ा धन, ये सब इधर से देखे जाता है, ठीक है। नाइन्थ हाउस जो है वो रिलीजियन हाउस है, फॉरेन ट्रैवल, बड़े बड़े धर्म इधर देखे जाते हैं। एक होता है फिफ्थ हाउस, छोटा धर्म है। आप अब छोटा धर्म मतलब अगर आप कोई सिटी में रहते हो तो वहां पे मंदिर में जाते हो तो वो फिफ्थ हाउस है। और आप पिलग्रिमेज में जाते हो, यात्रा पे, जैसे ऋषिकेश चले गए, शिरडी चले गए, तो ये आपका नाइन्थ हाउस, तो वो बड़े धर्म। और यहाँ पे ग्रेजुएट लेवल की पढ़ाई है फिफ्थ में, तो नाइन्थ में हायर स्टडीज है, PhD लेवल की पढ़ाई। टेंथ हाउस आपका कैरियर का हाउस है, वहां और नाइन्थ और टेंथ दोनों हाउस आपके फादर को भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपके फादर भी है। तो टेंथ हाउस जो है वो आपके मतलब वो कैरियर हाउस है, कि जहां से हम देखते हैं कि हमें कौन सी कैरियर मिलेगी, हम कहाँ पे जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, ये बस बहुत कुछ देखा जाता है। स्टेटस मिलेगा कि नहीं सोसाइटी में हमें, वो बहुत कुछ देख सकते हैं। 11th जो हाउस है हमारा, तो वो 11th हाउस में हमारा गेन है, इनकम, क्योंकि यहाँ हम कैरियर है, जॉब करेंगे, कुछ भी हमारा बिजनेस करेंगे, तो बिजनेस में हमें गेन क्या होगा, इनकम क्या होगी।
हमारे फ्रेंड्स भी 11 हाउस से देखे जाते हैं, तो उसको हम लाभ स्थान बोलते हैं। अगर कुंडली में बोलो तो उसको लाभ स्थान बोलते हैं। और लास्ट जो 12th नंबर का हाउस आपको दिख रहा है, तो वो 12th हाउस हमारा बेडरूम हाउस भी है, मोक्षा स्थान भी है, हमारी एग्जिट भी है, फॉरेन लैंड भी है, आइसोलेशन भी है, हॉस्पिटल भी है, बहुत कुछ दिखाता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मैंने आपको कौन कौन से आपके बॉडी पार्ट्स है ना वो दिखाया है, आप थोड़ा जल्दी से देख लीजिएगा। जैसे फर्स्ट में हेड है, ब्रेन है, क्रेनियम है, इसमें आईज है, अपना थ्रोट है, टीथ है। थर्ड हाउस से वहां पे हैंड्स है, शोल्डर्स है, राइट ईयर है, रेस्पिरेटरी है। फोर्थ में अपना हार्ट है, चेस्ट है, लंग्स है। फिफ्थ जगह है वहां पे बैली है, पेनक्रियास, डाइजेशन। यहाँ नीचे लार्ज इंटेस्टाइन है सिक्स पे। सेवेंथ नंबर में हमारे प्राइवेट पार्ट्स है, यूट्रस है, यहाँ स्कॉर्टम हिप्स है, यहाँ थाइज है। टेंथ में नीज है, वहाँ लेफ्ट ईयर और नीज के आगे एंकल तक के जो है। और लास्ट में जाके यहाँ पे भी हम आइज भी देखते हैं 12th में, और हमारे फिट भी देखते हैं, पग की पानी होती है ना उसको भी देखते हैं। आपको इसमें भी दिखता है कि मैं बड़ा करूं तो ही दिखेगा। अभी जैसे मैंने बताया कि सत्व बड़ा करूं। यहाँ मैंने एक चार्ट रखा है, आप लोग देखो। तो उस हिसाब से जैसे मैंने पहले एक चार्ट बताया था आपको कि फर्स्ट नंबर जहाँ फर्स्ट आपका घर है उसमें 1 लिखा हुआ था, पर यहाँ पे चार्ट है उसमें 12 नंबर लिखा हुआ है। तो आपके चार्ट में कौन सा नंबर लिखा हुआ है वो आप देख लीजिए, फिर मैं आपको समझाऊंगी। तो आपके चार्ट में ये 1 नंबर के हाउस में जहां मेरा मतलब मेरे यहाँ जो चार्ट मैंने दिखा है उसमें 12 लिखा है, तो वो आपका असेंडेंट हुआ। इसको हम असेंडेंट लग्न बोलते हैं। लग्न मतलब मैरिज नहीं, आपकी इस लाइफ की जर्नी ये कौन सी है। जहां अब ये चार्ट में मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि 12th हाउस है वो फर्स्ट हाउस में आ गया है। तो 12th हाउस दो चीजें दर्शाता है, मोक्षा और अपना बेडरूम हाउस है। तो वो मतलब व्यय स्थान है। तो जो भी हम व्यय करते हैं, लॉस करते हैं, जो भी हम प्लेजर करते हैं, वो सभी भी 12th हाउस है। तो यहाँ पे दो चीज दिखती है कि 12th हाउस ही पूरा फर्स्ट हाउस में आ गया है। तो हमारी दो जर्नी है, एक मटेरियलिस्टिक और एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जर्नी। मोक्षा की जर्नी भी वो दिखाता है। अब इसी तरह से आपका अगर 2 नंबर वहां लिखा होगा तो आपका फैमिली और धन धन जो आप कमाते हो उस पर आपका फोकस रहेगा। आपकी जिंदगी का जो असेंडेंट है, मतलब आपकी जिंदगी की जर्नी है, वो धन और कुटुंब रहेगा। उसी तरह जो जो नंबर लिखे जाते हैं उसके जो सिग्निफिकेंस होते हैं वो ये लाइफ की आपकी जर्नी रहती है। ठीक है, उसी तरह से ग्रह कौन से बैठे हैं वो भी देखना होता है, वो बाद में वापस में समझाऊंगी, बट आप देख लीजिए। तो इसी तरह से अलग अलग नंबर सबने दिया होता है। और लग्न कैसे होता है, जिस सुबह जब वक्त हमारा जन्म होता है तब सूर्य जिस राशि में होता है, मतलब सूर्य के सामने जो मतलब लग्न उदित होता है कि भाई आज ये राशि उदित हुई है, वो हमारा लग्न बन जाता है। ठीक है, ये चंद्र का चार्ट है जिसको हम मून कुंडली बोलते हैं। तो वो कैसे, जैसे मेरा मून यहाँ ये चार्ट में मून कहाँ है, कन्या राशि में 6 नंबर मतलब वर्गो साइन है, वहां पे मून है। तो मुझे एग्जैक्टली वो जगह को चंद्र जहां पे होता है वो उसको ला देने का फर्स्ट हाउस में। तो मैंने चंद्र को फर्स्ट हाउस में लिख दिया, और जैसे ही ग्रह जैसे लिखे हुए वैसे जब हम लग देखते हैं तो ये हमारी मून कुंडली चंद्र कुंडली हो गई। और चंद्र कुंडली होती है वो हमारा मन है, ये हमारा फिजिकल बॉडी है। मतलब कहते हैं ना कि एक घर का बाहर का पोर्शन है। अगर किसी का घर हम देखते हैं बाहर से, वो बहुत अच्छा बना हुआ होता है या तो कभी बहुत अच्छा नहीं भी होता है। तो ये आउटर लुक है आपका। आपका बुक का कवर है, इसीलिए बोलते हैं ना कभी कि बुक के कवर को देखकर अंदर का आप जज मत किया कीजिए, क्योंकि ये बाहर की कुंडली है। आपकी फिजिकल बॉडी समझ सकते हैं इसको आप। ये अपना मन है कि मन के अंदर क्या है। जैसे घर का बाहर बहुत अच्छा हो बट अंदर आप जैसे एंटर करो और रूम्स अच्छे नहीं हो तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये आपकी मन की कुंडली है। और ये नवमांश है। नवमांश मतलब 7th जो हाउस था उसका डिटेल कुंडली, पर नवमांश को हमें सोल कुंडली बोलते हैं, हमारी आत्मा की कुंडली है। तो कभी कभी क्या होता है, लोग
फर्स्ट जो कुंडली होती है, लग्न चार्ट को देख लेते हैं भाई, इसमें पूरे ग्रह, जैसे ये चार्ट अगर देखे तो फर्स्ट हाउस में राहु शनि है और यहाँ चंद्र केतु है, तो श्रापित योग और ग्रहण योग का निर्माण हुआ है। तो ये तो देख के ऐसा लगेगा ये तो बहुत अच्छी कुंडली नहीं है। ऊपर से गुरु वक्री होके रोग रिपु ऋण के स्थान में गुरु यहाँ पे है, वो मेरा मतलब कुंडली का लग्नेश है, क्योंकि 12th हाउस यहाँ है, तो उसका लॉर्ड गुरु होता है जो जाके रोग रिपु ऋण में बैठ गए, बैड हाउस में बैठ गए, और वो भी वक्री है। वक्री प्लैनेट क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो इसको देख के लगेगा कि यार ये तो बहुत ही बुरी कुंडली है, बट फिर जब आप चंद्र कुंडली देखोगे तो मन में क्या है, तो चंद्र के साथ केतु है, तो यहाँ पे मेंटल लेवल का डिटैचमेंट दिखाते हैं। और जब हम मन से विरक्त होते हैं तभी हम अध्यात्म कर सकते हैं, है ना। मन ही ऐसा है जो हमें मोह में फंसाता है, इस दुनिया में फंसाता है। तो चंद्र के साथ केतु है तो मन से तो ऑलरेडी विरक्ति आ चुकी है, तो एक साध्वी जैसी बात हो जाती है। तो ये भी देखना होता है, सिर्फ एक कुंडली देख के हम जजमेंट नहीं कर सकते। और उसके बाद अगर हम देखते हैं नवमांश, तो उसमें आप देखो तो यहाँ पे जो 5 नंबर है, मतलब सूर्य असेंडेंट, और सॉरी लियो असेंडेंट है। तो लियो जो असेंडेंट है वो बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि सूर्य किंग, सूर्य को कुंडली का किंग बोलते हैं। और यहाँ पे अगर आप ग्रह देखते हो कि चंद्र जहाँ पे है वो उच्च का चंद्र, एक्सोल्टेड मून है। और अगर नीचे देखो तो एक्सोल्टेड वीनस है, शुक्र भी उच्च का है। और अगर आप 12th हाउस में देखो तो एक्सोल्टेड गुरु है, चंद्र भी, अरे सॉरी, गुरु भी उच्च का है। कर्क राशि में गुरु उच्च का होता है, और वो कर्क राशि मतलब फ्लोइंग वाटर है, और ये मोक्षा का घर है। तो मोक्षा के घर में फ्लोइंग वाटर मतलब निकल जाना, फ्लो कर जाता है। यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर वाटर है और वहां उच्च का गुरु। तो और इसके लिए ये जो कुंडली है वो बहुत ही क्लीन कुंडली है, बहुत ही अच्छी है। तो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि भले बाहर से अच्छा नहीं दिखता हो, पर मेंटल और सोल लेवल पे ये बहुत ही अच्छी सोल है, ऐसा हम बता सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आएगी, बट कहीं ना कहीं हम हमारी जर्नी जान सकते हैं कि क्या है। अब जो हमारे 3 गुनास होते हैं वो है सत्व, रजस और तमस, वो सबको पता है। सत्व है ज्ञान, रजस है साधन, और तमस है शक्ति। और उसी तरह हमारी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में 3 गुण कौन होते हैं? देवगण, मानवगण और दानवगण, राक्षस गण। तो ये जो गण होते हैं वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं। अगर देवगण का, और आपकी कुंडली में आपका गण देव है, तो आप में गॉडली लाइक पर्सनालिटी होगी, आपकी जो कैरेक्टर होंगे कि देवों के कैसे कैरेक्टर थे ऐसे। दानव मतलब ऐसे ना कि वो आदमी खराब होगा, पर दानव लोग में शक्ति बहुत थी, बहुत ही स्टेमिना, पावर होता है। और वो लोग की एक साइकिक एबिलिटी बहुत होती है। आप पता ना, जैसे शुक्राचार्य थे या जो भी सब लोग दानव थे, वो बहुत मायावी विद्याएं कर सकते थे। तो उनके पास एक बहुत ही अच्छी सी साइकिक एबिलिटी होती है, और बहुत ही पावर होता है। वो कोई भी चीजों के सामने स्ट्रॉन्ग रह के खड़े रह सकते हैं। मानव तो सभी को पता है मनुष्य कहते कैसे होते हैं, वो बीच की क्वालिटी आ जाती है। और शक्ति उनका गुण है। साधन मतलब साधना हम मनुष्य करते हैं, क्यों करते हैं? ज्ञान की ओर जाने के लिए। और यही हमारा सुषुम्ना, पिंगला और ईडा नाड़ी है। ईडा, पिंगला और सुषुम्ना जो 5 एलिमेंट होते हैं वो भी सभी हाउस को और सभी राशियों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पृथ्वी और पानी मिलके हमारे, आप लोगों ने सुना होगा कि भाई इसका नाड़ी दोष है तो दोनों की शादी नहीं हो सकती, भाई दोनों, इसकी नाड़ी भी सेम इसकी नाड़ी भी सेम, तो संतान नहीं होंगे। तो ये ऐसा नहीं है। नाड़ी दोष का मतलब होता है कि हमारी जो वात, पित्त और कफा नाड़ी होती है 3, तो हमारी जो भी जैसे आदि नाड़ी होती है तो वात अग्रेसिव होती है। जिसकी भी कुंडली में आदि नाड़ी लिखा है उसको गैसेस प्रॉब्लम ज्यादा रहते हैं। मध्य नाड़ी होती है उसको पित्त ज्यादा रहता है, और जिसकी अंत्य नाड़ी होती है उसको कफ ज्यादा रहता है। तो होता क्या है, अगर एक 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 लड़का ले लो और एक लड़की ले लो और दोनों की शादी कर रहे हो, 2 जनों की, तो अगर दोनों की सेम नाड़ी एक्टिवेट होती है तो ज्यादा कफ ज्यादा हो जाता है बच्चे में, है ना। वो ज्यादा ऐसा एलिमेंट लेके जन्म लेता है, तो प्रॉब्लम रहता है बच्चे को। ज्यादा वात अग्रेशन हो जाता है, विंड अग्रेशन हो जाता है अगर दोनों की सेम नाड़ी होती है। इसीलिए पहले ऋषि मुनि ने बोला था कि सेम नाड़ी को तो नहीं कर सकते, क्योंकि डिसीज होने का खतरा ज्यादा रहता है। और कैसे ये बनता है? पानी और पृथ्वी जब एलिमेंट मिलते हैं तो कफ होता है, अग्नि और वायु से पित्त होता है, और वायु वायु मिलके वायु होता है, वात अग्रीवेशन होता है।
ये हमारी सोलार सिस्टम है। तो उसमें आप देख रहे हो कि सन है वो बीच में है और आजू बाजू सब ग्रह घूम रहे हैं। वैसे तो पूरा हमारा जो ब्रह्मांड है वो चक्रीय है, उसमें सब चीजें घूमती रहती है चक्र में। इसीलिए हमारे बॉडी में भी बोलते हैं ना चक्र ऑसिलेट होते रहते हैं, उसी तरह ब्रह्मांड में भी हर चीज घूमती रहती है, उसका स्वभाव ही चक्रीय है, घूमना। यहाँ पे दिखाया है सन है, उसके एकदम साथ में मर्क्यूरी और वीनस है, उसके बाद अर्थ है, मून है, फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न और ये यूरेनस, नेपच्यून। तो अगर आप देख रहे हो कि हम जन्म कुंडली में अक्सर सुना होगा कि बुधादित्य योग है ना, ये तो सूर्य और बुध साथ में, तो बुधादित्य बहुत ही अच्छा योग है। क्यों? क्योंकि सूर्य कुंडली का राजा है और बुध राजकुमार हम बोलते हैं उसको। तो राजा और राजकुमार जब साथ में होते हैं तो अच्छा ही होता है, सीधी सी बात है। तो कभी कभी लोग बोलते हैं कि सूर्य के साथ जो घर आते हैं वो कंबस्ट हो जाते हैं, बट बुध को इतना कंबशन नहीं लगता है क्योंकि वो उसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लिया है उसने, तो वो उसके साथ अलाइनमेंट में है। तो हम भी जब किसी के साथ अलाइनमेंट में आ जाते हैं तो फिर हमें प्रॉब्लम नहीं रहती है। तो बुध और सूर्य मिलके बुधादित्य योग का अच्छा योग का निर्माण करते हैं। बट अगर उसके साथ शुक्र आ जाता है तो वो थोड़ा सा उसकी जो डायमंड वैसे बहुत चमकता है पर चमक थोड़ी कम लगती है, कि सूर्य के सामने उतना वो चमक नहीं पाता। तो जब सूर्य शुक्र साथ में आते तो बोलते हैं सूर्य कंबशन में हो गया। तो उसका मतलब ये होता है कि शुक्र के रिलेटेड जो भी रिजल्ट है कि अपनी लव लाइफ हो गई, प्लेजर्स हो गए, जो भी शुक्र देता है उसमें थोड़ी सी कमी आती है। बट एक एज के बाद क्या होता है, धीरे धीरे वो उसकी हिट के साथ अपने को अलाइन कर लेता है और फिर वो प्रॉब्लम नहीं रहता है। और सूर्य और शनि कुंडली में साथ में होते हैं या एक दूसरे पर आस्पेक्ट करते हैं तो हम लोग ये बोलते हैं कि बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि सूर्य को पिता मानते हैं और शनि को पुत्र मानते हैं। तो बोलते हैं पिता पुत्र में बनेगी नहीं। क्यों? क्योंकि सूर्य जहाँ है उधर से शनि बहुत दूर है ना, तो वो दो एक्सट्रीम्स पर है, पोलारिटी पे है। जैसे सूर्य बहुत हॉटनेस है तो शनि एकदम कोल्ड प्लैनेट है, और शनि के यहाँ पे बहुत ही एकदम एटमोसफियर डिजीनेस है, बहुत ही डार्क थोड़ा ऐसा एटमोसफियर है जो अच्छा नहीं लगता है हमको। और सूर्य तो एकदम तेजस्विता है। तो दोनों को इसीलिए दो विरोधी ऑपोजिट एनर्जी है, इसीलिए ऐसा बोलते हैं कि पिता पुत्र में नहीं बनेगी, कि दो जन एक जगह पे कुंडली में होते हैं या तो एस्पेक्ट करते हैं या तो फिर जो जिस जगह पे वो कुंडली में होते हैं वहीं फिर थोड़ी नेगेटिव एनर्जी देखने को मिलेगी। तो इसी तरह सब योग बनते हैं। प्लैनेट्स क्या है? प्लैनेट्स आर मैसेंजर्स, वो एम्प्टी वेसल्स है। दे कलेक्ट डेटा फ्रॉम डिफरेंट ज़ोडिएक्स एंड नक्षत्र। तो वो यहाँ से हमारे अंदर से ले जाते हैं और वहां से रिसीव करके हम तक पहुंचाते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, इसके लिए आप ये देखो, और आपको ये पूरा दिख रहा है। जैसे सन है वो फायर है, मून है वो वाटर है, मार्स है वो फायर है बट आउटपुट फायर है, क्योंकि मंगल जो है वो भी बहुत ही हॉट प्लेनेट है। सन की कोर में फायर होता है, अंदर कोर के अंदर, और मंगल बाहर वो फेंकता है उसको। इसीलिए जब जन्माक्षर में सूर्य मंगल अंगारक योग बनता है ना, तो बोलते हैं कि नहीं उसकी पूजा कराओ, विधि कराओ। तो क्या होता है, कुंडली के जिस खाने में जिस भाव में सूर्य मंगल होते हैं, मान लो 4th हाउस है, तो वो मैंने पहले बताया कि 4th हाउस को हम घर बोलते हैं। अब घर में सूर्य मंगल अगर साथ में है तो उस घर में झगड़े बहुत होंगे, तुम्हारे घर में झगड़े होंगे, फिर बहुत ही ज्यादा हमेशा आपका मन वहां लगेगा नहीं, बहुत ही हॉट एनर्जी हो जाने के कारण। उसके बाद मर्क्यूरी जो है उसको मैं दो बताती हूँ, एयर प्लस अर्थ, क्योंकि मर्क्यूरी के दो साइन दिया हुआ है, एक है वर्गो साइन और एक है मिथुन राशि, मतलब भूल गई मैं, मिथुन राशि। तो जो वर्गो है वो अर्थ एलिमेंट है और मिथुन जो राशि है जेमिनी, वो एयर एलिमेंट है। तो मर्क्यूरी को हम प्रिंस भी बोलते हैं। जुपिटर जो है वो स्पेस एलिमेंट है। जुपिटर क्या है? जुपिटर मतलब गुरु। तो गुरु जो है वो सबसे बड़ा प्लेनेट है ब्रह्मांड में, आपने देखा होगा, सब प्लेनेट से भी ज्यादा बड़े प्लेनेट है। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि जैसे हम सबको गुरु की महत्वता को पता है कि गुरु क्या करते हैं। वो कहते हैं ना कि गुरु हमें भगवान से मिलाते हैं, है ना। हमने सुना है कि गुरु जब लाइफ में आते हैं तो हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। गुरु ही होते हैं जो हमें भगवान के दर्शन कराते हैं, हमारी अंदर ले जाते हैं। तो ये स्पेस एलिमेंट है। तो बाकी के सारी कुंडली में सभी को 4 एलिमेंट दिए हैं और स्पेस एलिमेंट जो होते हैं वो सबको होल्ड करके रखता है।
तो कुंडली में उसको कहीं पे भी कोई भाव में दिया नहीं है। मैं आपको थोड़ा बता दूं, ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा है फर्स्ट हाउस है वो हमारा फायर है, उसको फायर एलिमेंट दिया है। सेकेंड है वो अर्थ एलिमेंट है, थर्ड हाउस है वो एयर है, फोर्थ है वो वाटर है, यहाँ पे फायर है, फिर वापिस अर्थ है। तो इसी तरह फायर, अर्थ, एयर और वाटर, उस तरह से ये कुंडली चलती है। बट कहीं पे भी स्पेस एलिमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि स्पेस एलिमेंट ने ये सभी एलिमेंट को होल्ड करके रखा है। तो गुरु जो होता है वो सबको होल्ड करके रखते हैं। और गुरु जीव कारक है कि गुरु जो होते हैं वो अच्छे शुभ फल प्रदान करते हैं कुंडली में, और गुरु ही जो है जीव को जन्म उसी से मिलता है। तो वीनस जो है वो डेंस वाटर है। वीनस मतलब शुक्र, शुक्राणु, हमारे स्पर्म्स, जो स्पर्म होते हैं ना, जो मून चंद्र जो है वो नॉर्मल वाटर हम बोलेंगे उसको, और वीनस जो होता है वो थोड़ा गाढ़ा पानी उसको बोलेंगे, जो हम शुक्राणु भी बोलते हैं। और वीनस के अंदर भी हमारी बहुत सारी मेमोरीज होती है, क्योंकि वो हमारे डीएनए भी हम बोल सकते हैं उसको। सैटर्न जो है वो है एयर, राहु एक्सपांशन करता है, एक्सपांशन ऑफ एयर है। और केतु जो है वो अनकंट्रोल्ड फायर है। तो केतु को मंगल की छाया बोलते हैं और राहु को शनि की छाया बोलते हैं। हमारे जो 3 कार्मिक प्लेनेट है वो राहु, केतु और सैटर्न। अब आप लोगों की कुंडली देखिए, मैं बता रही हूँ कि जहां पे कुंडली में आपका केतु और राहु है वो आपका पास्ट लाइफ है। केतु जहां भी बैठा है वो पास्ट लाइफ है आपकी कुंडली में। केतु जिस घर में बैठा है वहां पे जो राशि है और जो घर है वो आपका पास्ट लाइफ डिनोट करता है कि आप पास्ट लाइफ में वो जन्म में वो सब भोग के इधर आए हो। और राहु जहां है वो इस लाइफ का आपका डिजायर है, आपको वो चाहिए, आपको वो हासिल करना है। जब तक आप हासिल नहीं करोगे केतु आपको चैन से नहीं बैठने देगा, क्योंकि केतु अंदर से किक लगाता है राहु को कि मुझे ये चाहिए। और जो हाउस में केतु होता है वो हाउस में आपकी मास्टरी भी होती है, क्योंकि केतु का जो चिन्ह है, साइन है, वो है फ्लैग, कि वो हमें झंडा गाड़ के आया हूँ, तो वो फ्लैग डिनोट करता है। तो आप अपनी कुंडली देख सकते हो कहाँ पे केतु है, वो आप वहां पे पास्ट लाइफ में आपने ये अचीव कर लिया है। बट थोड़ा सा वो जगह पे डिससेटिस्फेक्शन भी रहेगा। आपकी कुंडली में जहां भी केतु बैठता है वहां थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन रहता है, आपको डिटैचमेंट, क्योंकि ऑलरेडी आपने कर लिया है। अगर मैंने एक बार खीर खा ली, दूसरी बार खीर खा ली, तीसरी खीर खा ली, कितनी बार खीर खाऊंगी? चौथी बार मुझे लगेगा मुझे कुछ मीठा नहीं चाहिए, मुझे तीखा चाहिए। तो केतु ने वो एक्सपीरियंस कर लिया, तो फिर आप थोड़े डिससेटिस्फाइड रहते हो वो चीजों से। और राहु जहां होता है वहां आपका अटेंशन होता है। सैटर्न वो कार्मिक प्लैनेट बोलते हैं। क्यों? सब लोग शनि महाराज से बहुत घबरा जाते हैं, कह रहे शनि आ गया, मेरा ऐसा हो जाएगा, मेरा वैसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। शनि जो है कुंडली के 3 राजा है। एक राजा है सूर्य, सूर्य हमेशा राजा ही रहेगा। दूसरा है शनि और तीसरा है राहु, क्योंकि राहु को हमेशा सूर्य का स्थान लेना था, क्योंकि राहु भी दानवों का राजा जो था उसका बेटा था, तो उसको भी राजा बनना था। तो वो ऑलवेज सूर्य से उसका इसीलिए प्रॉब्लम रहता है। सूर्य ग्रहण हम बोलते हैं कि हो गया कुंडली में। और शनि जो है वैसे वो वर्कर क्लास पीपल जो होते हैं, जो विकलांग लोग जो होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, वो सभी को, मतलब प्रजा को वो रिप्रेजेंट करते हैं शनि। बट शनि दूसरा उसका अगर रिप्रेजेंटेशन देखे तो शनि क्या है? लॉयर, जज है। लॉयर भी नहीं, जज है, क्योंकि वो हमें अच्छे बुरे कर्मों का फल देते हैं। गुरु जो होते हैं वो शुभ फल प्रदाता है। वो इधर आप डिफरेंस समझिए, गुरु हमेशा शुभ फल देते हैं, क्योंकि गुरु आपकी कुंडली में कितना भी बुरा क्यों नहीं होगा, कभी कभी किसी की कुंडली में गुरु भी बुरे होते हैं, ऐसा नहीं है, बट कितना भी बुरा होंगे बट वो अपना ओरिजिनल जो स्वभाव है वो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि गुरु का ओरिजिनल स्वभाव क्या है? गुरु सबको माफ कर देते हैं। गुरु लव, कंपैशन, ये उनका स्वभाव है, तो वो आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। और सैटर्न जो है वो अच्छे और बुरे दोनों कर्म का रिजल्ट देंगे। सैटर्न का ऐसा नहीं है कि अच्छे कर्मों का ही, वो बुरे कर्मों के भी रिजल्ट देंगे। इसीलिए जब शनि की दशा महादशा चलती है, या 7.5 या ढैया जब होती है 2.5 साल की जो आती है, उसमें हमें हमारे जो बुरे कर्म है ना उसके फल भुगतने पड़ते हैं। और इसीलिए लोगों को उसी पीरियड में जिंदगी में तकलीफें आती है। बट वो तकलीफें से घबराने की जरूरत नहीं है।
अगर आपको शनि की दशा महादशा दैया या साढ़े साथी चल रही होती है तो शनि कुछ नहीं चाहते हैं। शनि रूल्स एंड रेगुलेशन के प्लेनेट है, तो उनको होता है उस वक्त आप आध्यात्मिक बनिए, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कीजिए और लाइफ में बहुत ही ज्यादा मतलब है ना प्रैक्टिकलिटी वो सब सीखिए, क्योंकि वो आपको सिखाएंगे। क्योंकि शनि 100 ईयर्स के बहुत ही ओल्ड प्लेनेट है। तो हमारे जीवन में भी हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो हमें क्या सिखाते हैं, है ना, हमें नीति नियम सिखाते हैं, रूल्स रेगुलेशन सिखाते हैं, उनकी निष्ठा में रह के हम भी मैच्योर बनते हैं। तो शनि आपको मैच्योर बनाता है। और गुरु शुभ फल प्रदान करते हैं, पर गुरु हमेशा माफ करते हैं क्योंकि वो उनका नेचर है। तो शनि कितना भी अच्छा कुंडली में होगा, बट शनि थोड़ा सा बैड रिजल्ट आपको देगा ही देगा, क्योंकि शनि ओरिजिनली बहुत ही क्रूर प्लैनेट माने जाते हैं। वो न्याय करते हैं, बट वो न्याय भी जरूर करते हैं, ठीक है। तो राहु केतु सैटर्न आपकी कुंडली में जहां भी है वो आपके कार्मिक हाउस है आपके, तो आप देख लीजिए। और हाउस कौन से बताए, जैसे 4th हाउस में सैटर्न है तो जमीन मिलेगी, घर मिलेगा, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा, बट वहां कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी वो करेंगे घर में। अगर आपके 9th हाउस में शनि है तो वहां भी सब कुछ मिलेगा, पर वहां प्रॉब्लम भी थोड़े लाएंगे, ऑब्स्टेकल डिले ये सब होना है। 1st हाउस में अगर शनि है तो आपकी लाइफ में हमेशा कोई ना कोई चीजों में डिले ऑब्स्टेकल होने के बाद ही आपका काम होगा, क्योंकि ये उनका ओरिजिनल स्वभाव है जो नहीं जाता है। और राहु केतु एक्सिस आपका पास्ट लाइफ बताता है, कौन सी राशि है उसके हिसाब से आपकी पास्ट लाइफ भी पता चलती है। अब राहु केतु सब लोग बोलते हैं प्लैनेट नहीं है, ये लोग ज्योतिष वाले क्या कर रहे हैं, उनको ग्रह बताते हैं। तो वो जिसको हम केतु को साउथ नोड बोलते हैं और राहु को नॉर्थ नोड बोलते हैं, और उसका क्यों इतना इंपॉर्टेंस है वो आज आप समझिए। क्या होता है, आप सबको पता है कि सूर्य के आजू बाजू सब भ्रमण करते हैं सभी प्लैनेट। तो पृथ्वी भी सूर्य के आजू बाजू भ्रमण करती है, और चंद्र जो होते हैं वो पृथ्वी के आजू बाजू भ्रमण करते हैं, है ना। तो अब आप समझ लीजिए चंद्र क्या है। चंद्र हमारा मन है, चंद्र हमारी माता है, चंद्र रानी है। जैसे सूर्य राजा है तो चंद्र रानी है। अब जब भी यहाँ आप देख रहे हो भ्रमण करते करते जब ऐसा एक पॉइंट आता है जब चंद्र जो होता है ना वो सूर्य के नजदीक आता है, क्योंकि सूर्य हमारी आत्मा भी है, और सूर्य तो हम भगवान ही मानेंगे। मैं तो ऐसा बोलती हूँ कि लोग बोलते हैं भगवान नहीं देखे है, बिना सूर्य तो जीवन ही कहाँ है, तो जीवन ही उनके साथ चलता है। सूर्य ना हो तो पूरी सृष्टि का विनाश हो जाए, तो उससे ज्यादा आपको भगवान क्या चाहिए। तो वो हमारी आत्मा है, सोल है। तो मन जब आत्मा के पास आता है, मतलब हम हमारी सोल कॉन्शियसनेस में जब आते हैं, तो वो केतु है। क्योंकि चंद्र रोटेट करते करते भ्रमण करते करते जब पृथ्वी के आजू बाजू करता है, तो यहाँ दिखाया गया है कि सूर्य के नजदीक आता है, तो वहां पे एक इंटरसेक्ट होता है, दोनों जो भ्रमण कक्षा है वो क्रॉस होती है। तो केतु जब सूर्य के नजदीक आता है तो वो सोल कॉन्शियसनेस में एंटर करता है, चंद्र अपना मन सोल कॉन्शियसनेस में आ जाता है, तो वो केतु है। और जब अपना मन मतलब चंद्र सूर्य से दूर जाता है तो वो है राहु। क्योंकि जब जब अपने आत्मा से अपनी सोल कॉन्शियसनेस में हम निकल जाते हैं तो हम मायावी सृष्टि में आ जाते हैं, हमारा मन फिर वापस अटैचमेंट में लग जाता है। तो इसीलिए केतु को मोक्षाकारक कहा है, और राहु बहुत सारी डिजायर उनको होती है, वो वर्ल्डली प्लैनेट है, मटेरियलिस्टिक प्लैनेट है, और केतु मोक्ष का प्लैनेट है, क्योंकि तब हमारा मन हमेशा हमारी आत्मा क्या सुनता है। ये हमारे जो बॉडी पार्ट्स है उसमें सभी हमारी राशियां है। फर्स्ट हमारा हेड है वो एरीज है, यहाँ पे मैंने सब दिखाया है, आप देख लीजिए, ठीक है। हमारी कार्मिक राशि कौन सी है, एक्वेरियस, वर्गो एंड स्कॉर्पियो। क्यों, अब आप देखो वर्गो जो साइन है उसका एक सिंबल है, मैं आपको दिखाती हूँ। वर्गो जो साइन है वो कहाँ थी, 6 नंबर पे, है ना। मैंने क्या बोला था, ये 6 नंबर का जो हाउस है वो हमारा ओरिजिनल ऑब्स्टेकल है। रोग, रिपू, ऋण और ओरिजिनल ऑब्स्टेकल, मतलब हम लेके आए उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, उसको भुगतना पड़ता है, डील करना पड़ता है उसके साथ, है ना। और स्कॉर्पियो जो साइन है वो यहाँ पे 8 नंबर लिखा है वहां पे है, तो 8 नंबर की साइन स्कॉर्पियो है। वो हमारा मृत्यु स्थान है, वो हमारा आयुष्य स्थान है, वो ऑकल्ट का गूढ़ विद्याओं का स्थान है, वो पाताल का रास्ता है, और वो अप्स एंड डाउन्स दिखाते हैं जिंदगी के। और स्कॉर्पियो जो राशि है वो ट्रांसफॉर्मेशन की राशि है। तो
यहाँ पे क्या होता है, ये जो एनर्जी है वो जिंदगी में बहुत अप्स एंड डाउन लाती है। तो आपकी कुंडली में जहां भी स्कॉर्पियो होगा वो जगह पे बहुत ही ज्यादा अप्स एंड डाउन होंगे, और वही जगह से आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा वो चीजों से। और जो 11 नंबर की जो साइन है कुंभ राशि, वो जहाँ पे है वो हमारा लाभ स्थान है, वहां पे होती है एक्वेरियस। उसमें क्या है, एक मतलब कोई भी एक ह्यूमन है जो पानी का घड़ा लेके कुछ डाल रहा है नीचे, सबको दे रहा है, मतलब नॉलेज बांट रहा है। और एक्वेरियन जो साइन है वो एरी साइन है, और वो न्यू टेक्नोलॉजी दिखाती है। तो होता क्या है, यहाँ पे हमारा ओरिजिनल ऑब्स्टेकल है, हम उसके साथ डील करना पड़ेगा। यहाँ पे जहाँ पे स्कॉर्पियो होगी वहां पे आपको अप्स एंड डाउन जिंदगी में आएंगे, और आपको ट्रांसफॉर्म करेंगे कि जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स आती है तभी हम बदलते हैं। तो ये बदलाव की राशि है, स्कॉर्पियो जो है हमारे में चेंज लाती है। और चेंज लाने के बाद जब हम 11 नंबर पे आते हैं तो वहां पे क्या होता है, हम कुछ नया क्रिएट करते हैं, है ना, एक्वेरियस में, क्योंकि वो न्यू एरा की साइन है। एक्वेरियस हमेशा न्यू, सब ये टेक्नोलॉजी समझ लो, न्यू एक युग समझ लो, क्योंकि उसके बाद हमको एंटर करना है मोक्षा में। तो उसके पहले की वो तैयारी होती है, क्योंकि हमें अगर मोक्षा चाहिए या हमें कुछ भी मतलब जो एग्जिट करना है, तो उसके पहले की हमारी एक तैयारी होती है न्यू चीजें अक्वायर करने की। तो 6 नंबर डील करना पड़ता है। यहाँ पे आपको अप्स एंड डाउन सामना करना पड़ेगा, तो आप हीलिंग भी कर सकते हो और यहाँ पे हीलिंग कर सकते हो। पर ये साइन जहाँ होती है वहां ज्यादातर डील करना पड़ता है, क्योंकि हैवी कर्मास होते हैं। और वर्गो जो साइन है उसमें अगर उसकी आप कभी इमेज देखो तो उसमें ऐसा होता है कि एक लड़की है जिसके एक हाथ में स्पाइक है, वो जो गेहूं का पूरा अनाज का बंडल होता है ना वो है, और एक हाथ में अग्नि है, और वो समुद्र के अंदर है, तो वो पानी के अंदर है, मतलब 5 एलिमेंट के बीच में होती है। तो हाथ में अनाज है वो धरती बताती है, पृथ्वी तत्व है। बाजू के हाथ में अग्नि है तो वो फायर एलिमेंट हो गया। पानी के अंदर वो समुद्र में है तो वहां पे वाटर एलिमेंट हो गया। आजू बाजू एयर तो होती है और जगह भी होती है, तो 5 एलिमेंट के बीच में। और उसके पास वो है कि वो चाहे तो सब कुछ जला देती है और चाहे तो आपका नरिशमेंट भी करती है, तो वो पोषण भी करती है और मारती भी है। तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है वर्गो साइन। और इसीलिए यहाँ पे मैंने ये बताया है कि वर्गो जो हैव टू डील विथ इट, क्योंकि वो हमारे ओरिजिनल डेप्थ है, हम कर्जा लेके आए हैं। तो आप हील करते करते उसको कम कर सकते हो। जब आप हीलिंग करते हो तो ये जो नोट्स होती है ना, हम अगर समझते हैं कि हम बोलते हैं ना कि हम कर्म बंधन, बंधन कैसे बनता है, आपने देखा होगा कि आप एक रस्सी लेके उसमें गांठ लगाते हो, है ना, नोट लगाते हो। तो कभी कभी क्या होती है वो बहुत फिट लग जाती है कि खुलती ही नहीं है वो नोट। तो ये हमारी वर्गो साइन है कि बहुत फिट टाइटली आप लोगों ने नोट लगा दी है। स्कॉर्पियो है वहां पे थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन वो आता है, तो धीरे धीरे हम सीखते हैं कि कैसे हमें एडजस्टमेंट करना है। क्योंकि स्कॉर्पियो जो साइन है वो जो है वहां पे जो पानी, वो भी वाटर ही साइन है स्कॉर्पियो, पर वो वहां जहाँ पे बिच्छू होते हैं ना, वो पानी कैसा होता है, वो बंधियार वाटर होता है ना, वो जिसमें फ्लो वाटर नहीं हो रहा है, वो एक जगह पे रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। तो वहां भी बहुत ही स्टकअप इमोशन होते हैं, ऐसी जगह है, एकदम अंधियारी जगह है, वो स्कॉर्पियो का वाटर है। तो कहीं ना कहीं आपको उसको क्लीन करना पड़ेगा। तो आप हीलिंग से और उससे कर सकते हो। और उसके बाद आप आते हो एक्वेरियस में, तो वहां पे आपको एक जो, क्योंकि आप पुराना गंदगी जब आप क्लीन कर लेते हो तब आपको कुछ नया कर सकते हो ना, तो वो एक्वेरियस है, वो गिवर है, न्यू एरा दिखाता है। तो ये तीनों कार्मिक साइन है आपकी कुंडली में, जहां भी 6, 8 और 11 लिखा होगा वो आप देख लेना। अब ये कैसे हम लोग इसको नक्षत्र के साथ रिलेट करते हैं। तो नक्षत्र, अक्सर लोग बोलते हैं 27 नक्षत्र है, और उसको चंद्र की 27 वाइफ के साथ हम लोग बोलते हैं कि पत्नियां होती थी चंद्र की। तो अब इसमें मैंने बताया 28 नक्षत्र है, क्योंकि 27 जो नक्षत्र है वो हमारे चक्रस को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो 28वां जो नक्षत्र है वो स्पिरिचुअल नक्षत्र है, जिसको बोलते हैं हम अभिजीत। और नक्ष का मतलब होता है टू अप्रोच, अराइव, और त्रा मतलब एट प्लेस, मतलब हमारे अंदर जो हम कर्मा सब लेके आए हैं वो नक्षत्र के अंदर उसकी स्टोरी है, फोल्डर है सब। हमारी जिंदगी में जो 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 भी चीज इवेंट है बनती है,
पूरी सृष्टि में। क्योंकि आप देखो ये जो नक्षत्र है उसमें इतनी सारी स्टोरी है, एक नक्षत्र में 3-4 स्टोरी होती है, किसी में 3 स्टोरी, किसी में 4 स्टोरी। तो आप टोटल अब अगर लगाओगे तो 100-150 जितनी स्टोरियाज बन जाएगी। और वो स्टोरी कौन सी है कि किसी की घर चोरी हो गई, किसी का डिवोर्स हो गया, किसी को लव अफेयर हो गया, किसी का मतलब एक्सीडेंट हो गया। तो जो भी हमारे जीवन में जो घटनाएं बनती है ना, वो सभी स्टोरी नक्षत्र के अंदर है। आप कभी नक्षत्र की स्टोरी पढ़ना, हमारे ऋषि मुनि ने उसको स्टोरी का फॉर्म दिया है, बट वो स्टोरी में सब कुछ आ जाता है। कहते हैं ना महाभारत पढ़ लिया तो सब कुछ पढ़ लिया, उसी तरह इसमें सब इंसिडेंट होते हैं हमारी लाइफ के। तो आप कौन से नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, असेंडेंट नक्षत्र आपका कौन सा है, वो आपकी लाइफ जर्नी में बहुत सिग्निफिकेंट पॉइंट है। 7 आपका चंद्र का नक्षत्र कौन सा है, क्योंकि आपका मन चंद्र किस में है। और 3rd आपका सूर्य नक्षत्र क्या है, कि सूर्य आपका कौन से नक्षत्र में है। तो ये जो नक्षत्र है उसके अकॉर्डिंग आपका ज्यादा प्रभाव, वो सब स्टोरी आपकी लाइफ में प्ले होती है। और ग्रहों, जैसे मैंने बताया कि जो प्लैनेट्स है वो क्या है, वो मैसेंजर्स है। तो वो क्या करते हैं, हमारा जो मैसेज है वो नक्षत्र में पहुंचाते हैं, और नक्षत्र में से सब रिसीव करके हमारी कुंडली में छोड़ते हैं। क्योंकि प्लैनेट घूमते रहते हैं ना। आज जैसे अभी ट्रांजिट में जो भी प्लैनेट चल रहा है, जैसे शनि बोलते हैं मकर राशि में है, तो आपकी कुंडली में जब जहां पे 10 नंबर लिखा है वहां पे शनि की एनर्जी आपको मिलेगी। आपकी कुंडली में जहां भी 10 नंबर होगा, 5वें घर में, 7वें घर में, तो वहां पे अभी शनि का प्रभाव चल रहा होगा। इस तरह से हम देखते हैं। तो तभी वो एनर्जी छोड़ता है। जब तक ट्रांजिट में चीज नहीं आती है तब तक वो डॉर्मेंट रहते हैं। जैसे हम होता है ना 5 रूम या 6 रूम का घर होता है, तो कोई कोई रूम हम बंद रखते हैं, जब हम जाते हैं तो ही मूवमेंट होती है। उसी तरह ग्रह ट्रांजिट में वो हाउस में आते हैं, तभी वो हाउस की चीजें एक्टिवेशन में आती है। ये पूरा उसी तरह वर्क करता है। अभी हमने अभी देखा कि 27 नक्षत्र है, तो हमारे चक्र के साथ उसका रिलेशन कैसे है। तो हमारे शरीर में मेजर सबको पता है, क्योंकि सर का रिट्रीट सबने किया हुआ है, वर्कशॉप्स किए हैं कि भाई हमारे 7 मेजर चक्र है, 2 राहु केतु हाथ में, तो 9 चक्र है। बट हमारे पूरे बॉडी में 114 चक्र होते हैं। तो कैसे बनते हैं वो, कि जैसे 27 नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, जिसको लेग भी बोल सकते हैं। जैसे हमारी 4 उंगलियां ना, ऐसे कि एक नक्षत्र में 4 कंपार्टमेंट भी आप बोल सकते हो, जिसको पदा बोलते हैं। तो 27 × 4 तो 108 हो गए, ठीक है। तो वो 108 जो, इसीलिए हम 108 की मनके की माला करते हैं। और जो बीच का बड़ा मनका होता है वो अभिजीत नक्षत्र है। क्यों हमें ऐसा बोला गया है कि 108 चैंटिंग कीजिए, क्योंकि वो जो चैंटिंग करते हैं तो हमारे जो चक्रास है 108, उसके अंदर वो इंफॉर्मेशन जाती है, और वही नक्षत्र में भी है, कनेक्टेड है हमारा सब कुछ। तो उसके बाद 2 जो हमारे चक्रास होते हैं वो आउटर बॉडी में होते हैं। तो 108 प्लस अगर 2 करें तो 110 हो जाएंगे। और जो अभिजीत नक्षत्र है उसके 4 चरण होते हैं, वो स्पिरिचुअल नक्षत्र है, वो हम लोग अभी गिनते नहीं है, बट वो है। तो उसके भी 4 अगर काउंट करते हैं तो 114 चक्र हो गए। तो टोटल हमारे बॉडी में इसी तरह 114 चक्र होते हैं, और उसका सीधा कनेक्शन होता है ब्रह्मांड में नक्षत्रों के साथ। तो इसीलिए तुम्हारे चक्र के अंदर अगर प्रॉब्लम रहता है तो नक्षत्र में भी वहीं पे वो प्रॉब्लम है। अगर चक्र का शुद्धिकरण करते हो तो वहां से आपको अच्छी चीजें रिसीव होगी। इसीलिए बोलते हैं ना कि हम अगर हमारा माइंड जहाँ कॉन्सेंट्रेट करते हैं वहीं एनर्जी फ्लो होती है। तो अगर हमें बुरे कर्म के फल नहीं, अभी उसको हमें नहीं एक्टिवेट करना है, तो हमें उस तरह से हम काम अपने आप से कर सकते हैं, हमारी डेस्टिनी हम बदल सकते हैं। थोड़े टाइम के लिए हम वो कर्मा को साइड में कर सकते हैं। वो बहुत कुछ हो सकता है अगर हम ये सब क्रियाएं सीखे हो तो। मान लो मेरे मोबाइल में बहुत सारे फोल्डर है और बहुत कुछ है, पर मुझे अभी इसको डाउनलोड नहीं करना है, क्योंकि ये सब हम डाउनलोड करते हैं नक्षत्र में से। तो मुझे, जैसे मुझे सर ने बहुत पहले 1 साल पहले बताया था कि आप जूम डाउनलोड करो, जूम डाउनलोड करो, तो मैं बोला नहीं, मुझे नहीं करना है, क्योंकि मैं समझती हूँ वो अच्छी ऐप नहीं है। सब लोग ने ऐसा फैला दिया था, तो मैं भी ऐसा मानती थी, तो मैंने नहीं किया 1 साल तक। बट हुआ ये कि अभी मैं कोई यूनिवर्सिटी का एक कोर्स कर रही हूँ, तो उनके कोर्स में तो जूम से ही सिखाते हैं, तो मुझे जाके डाउनलोड करना ही पड़ा। इसको बोलते हैं मेरा ओरिजिनल ऑब्स्टेकल कर्मा, कि मुझे ये करना ही था। मैंने कितना भी अवॉइड किया, बट आखिर में मुझे जूम करना ही पड़ा।
तो ऐसे हम भी कर सकते हैं, बहुत टाइम तक हम कोई चीजों को डिले कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, पर अगर निकाचित कर्म है आपके तो सामने से आपको वो करना ही पड़ेगा। यू हैव टू डील विथ इट, है ना। अभी हमने एस्ट्रोलॉजी थोड़ा देख लिया ना, तो अभी आपको मैं कर्म सिखाती हूँ तो आपको रिलेट कर पाओगे कि कर्म कैसे बनते हैं। तो हमारी होती है 5 सेंसेस और 5 कर्मेंद्रिया है। सेंसेस मतलब ज्ञानेन्द्रिया, और ये कर्मेंद्रिया जिससे हम एक्शन लेते हैं। तो जैसे हम देखते हैं, कोई चीज देखते हैं तो हमारे अंदर रजिस्टर्ड इंफॉर्मेशन होती है। किसी का टच करते हैं तो हमें समझ आता है कि ये गुड टच है, बैड टच है, तो हमारे अंदर इंफॉर्मेशन जाती है। कुछ स्मेल करते हैं तो हमें समझ आती है, यार उस दिन वहां पे समोसे बहुत अच्छा उसकी खुशबू आ रही थी, या चाय की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, वो हम अंदर करते हैं। कुछ सुनते हैं, है ना, आवाज सुनते हैं, साउंड, और टेस्ट करते हैं, उससे हम सब अंदर रजिस्टर्ड इंफॉर्मेशन डालते हैं। और दूसरा, ये जो हमारी वाणी है, तो वाणी से हम कुछ बोलते हैं तो हम कर्म करते हैं, अच्छा बोलते हैं, बुरा बोलते हैं तो वो भी कर्म होता है। हाथ पैर से तो सबको पता है कर्म होते ही होते हैं। और एक हमारे जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उससे हम कर्म करते हैं, एक क्रिएशन करते हैं, पूरे बच्चे का क्रिएशन होता है। और साथ में एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जिससे भी हम कर्म करते हैं, यूरिनल करते हैं और जो भी हम करते हैं। तो ये सब मिला के हमारे कर्म बनते हैं। 5 ज्ञानेन्द्रिया और 5 कर्मेंद्रिया बन के हम एक्शन में आते हैं और हम कर्म जनरेट करते हैं। अब बहुत सारे लोग, जब मैं सीख रही थी पहले, तो सब लोग बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी तो कुछ ठीक नहीं है, अगर ऐसा ही है तो मेहनत करने का क्या जरूरत है। और सब लोग ये भी बोलते हैं कि एक ही मतलब एस्ट्रोलॉजी एक ही दिन एक ही समय पर, अगर बच्चा जुड़वा भी पैदा हुआ है या तो एक ही दिन, मतलब सेम टाइम है, बिल्कुल एक सेकंड का भी फर्क नहीं है मान लीजिए, तो फिर उनकी कुंडली तो सेम ही होगी, तो फिर भी दोनों की लाइफ जर्नी अलग होती है। ऐसा तो नहीं है कि कितने सारे बच्चे पैदा होते हैं। तो मैं आपको बता दूं पहली बात तो, कि एस्ट्रोलॉजी में 1 मिनट का भी फर्क होगा ना तो भी आपका कुंडली बदल जाती है। क्यों ऐसा होता है वो मैं बताऊंगी। 0 to 30 डिग्री का एक हाउस होता है, तो अगर आप 31 पे आए तो पूरा बदल जाएगा, है ना। तो आपका पूरा चार्ट ही थोड़ा बदल जाता है, ये भी है। और दोनों बच्चे साथ में तो नहीं आएंगे, पहले एक निकलेगा बाद में दूसरा निकलेगा, तो दोनों का फिर भी चलो हम मान लेते हैं कि एकदम एग्जैक्ट दोनों की कुंडली है। तो फिर इसके लिए ये मैंने आपको समझाया है कि जब हम जन्म लेते हैं, माता के गर्भ में जब सोल आती है ना, तो पिता की तरफ से उसको आत्मा मिलती है, उसका डीएनए मिलता है, जीन्स मिलता है, जो भी, मतलब पिता की तरफ से कुछ मिलता है, कुछ माता की तरफ से मिलता है, एनर्जी। और दोनों के का साथ में अंदर स्पर्म और ओवम, मतलब एक सेल मिक्स होते हैं, तो दोनों के जेनेटिक्स उसके अंदर आते हैं। बट साथ में वो अपना खुद का कुछ लेके आता है, जिसको यहाँ योर स्पिरिट लिखा है। तो हमारे जो कर्म की एक फाइल होती है, जो एक फोल्डर होता है, वो भी हम खुद लेके आते हैं ना। तो हर बच्चे का अलग फोल्डर होगा ना, सेम तो फोल्डर हो नहीं सकता। चाहे माँ बाप भले सेम हो तो वो सब सेम आएगा, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी, बट वो खुद का जो लेके आता है वो चिप अलग है। जैसे मोबाइल में सबके, मेरे मोबाइल और आपके मोबाइल एक ही हो, बट मेरी चिप में अलग डेटा होगा, आपकी चिप में अलग डेटा है, क्योंकि मैंने कुछ अलग स्टोर किया है, आपने कुछ अलग स्टोर किया है। और फिर हमारी बॉडी बनती है, पूरा गर्भ का विकास होता है। इसीलिए हर इंडिविजुअल जो इस दुनिया में है, वो चाहे उसके हॉरोस्कोप क्यों सेम ना हो, बट उनकी कर्मा अलग अलग है, इसीलिए रिजल्ट अलग अलग मिलते हैं। अब हम जो कर्मा होते हैं वो कैसे हम बनाते हैं, है ना, कितने टाइप के कर्मा होते हैं। तो संचित, प्रारब्ध और क्रियमान सबको पता है, ये कुछ नया नहीं है, बहुत सुना है हमने। तो संचित कर्म क्या होता है, स्टोरेज है कि, और प्रारब्ध कर्मा जो अभी हम ये जिंदगी जी रहे हैं, हमारी एक फिल्म बन चुकी है, हम लेके आए हैं, दैट इज अवर प्रारब्ध करना कर्मा। मतलब जो भी हमारी बहुत सारी लाइफ, हमने अलग अलग लाइफ जी है। कहीं पे मान लो मैं फॉरेन कंट्री में मैंने कोई लाइफ जी, कोई इंडिया में कहीं कोई जगह पे जी है, कोई लाइफ में मैं साध्वी थी, कोई लाइफ में मैं रानी थी, कोई लाइफ में मैं कुछ थी। तो सब जगह का अलग अलग थोड़ा कलेक्ट करके मैं लेके आई हूँ, एक ही लाइफ का कुछ मैंने नहीं लाई हूँ। तो ये सब करके मैंने सोचा कि भाई इस लाइफ में मैं इतने इतने जनों का कंप्लीट कर देती हूँ। वो फिर लेना हो या देना हो, कहीं मुझे किसी से लेना है या कहीं मुझे कुछ देना है, तो मैं सभी का कंप्लीट करने के लिए थोड़ा सा अमाउंट लेके आ गई कर्मा के। तो ये हमारा प्रारब्ध है। और प्रारब्ध जो कर्मा होता है उसी हिसाब से हम, ये लाइफ हमारी जर्नी बनती है। पर अभी भी बहुत सारे ऐसे कर्मा है जो बाकी है, तो वो संचित में जमा है कि वो कोई और जन्म में मैं चुकाऊंगी। बट जो हम करुणा हीलिंग और वो सब सीखते हैं, तो हम हमारे संचित कर्मा को भस्म कर सकते हैं, क्योंकि वो अभी बीज स्वरूप है, उसका विकास नहीं हुआ है।
तो बीज को हम जला सकते हैं। कृष्ण ने भी बोला है कि जब ज्ञान की अग्नि प्रकट होती है तो आपके सब कर्मों का नाश हो जाता है। क्योंकि जब ज्ञान आता है तो हम जो भी कर्म करते हैं वो नया नहीं क्रिएट करेंगे। क्यों? पुराने हम जला देंगे, ये तो हम कंप्लीट कर देंगे इस जन्म का, और इस जन्म में नया हम जो आगामी कर्म क्रिएट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम ज्ञानी जब स्वरूप में हो जाते हैं, आत्म स्वरूप में आ जाते हैं, सोल कॉन्शियसनेस में आते हैं, तो हमें पता है कि ये जो मैं कर रही हूँ मैं नहीं हूँ, मतलब ईगो चला जाता है। मैं और सृष्टि अलग है, जो हमें सेपरेट करती है। मैं और ब्रह्मन अलग है, वो जो सेपरेशन चला जाता है। तो फिर हम ईगो चला जाता है, तो ये मैंने नहीं किया है, मेरे थ्रू हुआ है, हम ट्रस्टी बन जाते हैं। तो फिर नया कर्मा जनरेट नहीं होता है, क्योंकि अहंकार की वजह से ही हम कर्म से जुड़ते हैं। तो इसी तरह हम अपना लाइफ कंप्लीट कर सकते हैं, मोक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो संचित, क्रियमान और प्रारब्ध कर्मा। और क्रियमान कर्मा क्या है? जो हम डेली एक्शन अभी जो हम कर रहे हैं, दैट इज, और उसी के चलते आगे जाके वो हमारा आगामी कर्मा बन जाता है, दूसरे जन्म के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है। अब जो प्रारब्ध है वो कितने टाइप्स के हैं? जो हमें प्रारब्ध कर्मा लेके आए हैं वो वेरी माइल्ड है, एक्यूट है और वेरी एक्यूट है। तो माइल्ड जो प्रारब्ध होता है, जो बहुत ही अति मंद बोलते हैं जिसको, तो वो उस प्रारब्ध को हम हमारे हार्ड वर्क से ठीक कर सकते। बोलते हैं ना कि कोई लोग बहुत ही बोलते हैं कि अरे मैं तो ये जन्म कुंडली में नहीं मानता हूँ, ये किसका काम है, ये तो फालतू का काम है, परिश्रम किया कीजिए, बहुत ही मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा। होगा, मेहनत करेंगे तो आपके जो भी अति मंद कर्मा है, प्रारब्ध है, उसको आप ऑल्टर कर सकते हो हार्ड वर्क से। बट जो माइल्ड है, अभी भी जो मंद कर्मा है, उसको मेहनत से, क्योंकि बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं फिर बाद में जाके सब एस्ट्रोलॉजी या तो ऐसे मंत्र तंत्र में आ ही जाते हैं, धार्मिक या स्पिरिचुअल बनना पड़ता है। तो जो मंद कर्मा होता है, ऑल्टर विथ मंत्र, वास्तु, जपा, ये सब करके हम उसको ऑल्टर कर सकते हैं। पता है ना, हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम महाराज को बोलते हैं कि भाई इतने मंत्र कर दो, घर की एनर्जी ठीक करने के लिए वास्तु ठीक करते हैं, तो उससे भी थोड़ा बहुत हम ऑल्टर कर लेते हैं। एक्यूट जो होता है हमारा, वो ऑल्टर विथ हीलिंग टेक्निक्स, जो आप सबको आती है। पीएलआर भी करना पड़ता है कभी कभी, क्योंकि समझ नहीं आता है ये क्या है हुआ हमारी जिंदगी के साथ, तो हम पीएलआर करते हैं, हीलिंग टेक्निक्स हम यूज करते हैं, तो एक्यूट कर्मा को भी हम थोड़ी हटा सकते हैं। पर जो वेरी एक्यूट है, दैट यू हैव टू डील विथ इट। इसीलिए सर भी बार बार बोलते हैं कि डील करो या हील करो। इसको भी हील तो कर ही सकते हैं, क्योंकि हमें डील करना पड़ रहा है, बट अगर आप हीलिंग देते रहोगे तो उसकी नॉट थोड़ी लूज हो जाएगी, है ना, तो ढीली हो जाएगी। या तो इस जन्म में भी आप निपटाओगे, या तो अगले जन्म में वो बहुत ही जैसे वेरी माइल्ड कर्मा बन के आपके पास आएगा। तो हीलिंग जितनी भी करते रहोगे तो हमारे जो एक्यूट, वेरी एक्यूट कर्मा है वो भी थोड़े लूज हो जाएंगे। तो यही, इसी तरह से हम अपने कर्मा को ये कर सकते हैं। तो उसको सीखने के लिए पहले आपको हॉरोस्कोप देखना पड़ेगा कि कहाँ आपका 6 नंबर की राशि लिखी है, कहाँ डील करने का लिखा है, 8 नंबर की लिखी है, 11 नंबर की, कहाँ केतु और राहु है और शनि है। ठीक है। तो आप वो घर देखोगे तो आपको समझ आएगा कि भाई जॉब के जगह पे मुझे प्रॉब्लम ज्यादा आती है, मेरे घर में ज्यादा प्रॉब्लम आती है, इन लॉज के साथ ज्यादा प्रॉब्लम आती है, कि लव लाइफ में ज्यादा होती है, पति के साथ ज्यादा होती है, या मेरे खुद पे हेल्थ इश्यू ज्यादा आते हैं। फर्स्ट हाउस में होगा तो खुद पे आएगा, 7th हाउस में होगा तो रिलेशन आएगा स्पाउस के साथ, अगर आपका 5th हाउस है तो चिल्ड्रन को इश्यू होगा, आपका 10th हाउस में प्रॉब्लम है तो वहां पे कैरियर में आपको प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आते रहेंगे। तो आपको अपने हाउस देखना है कि कौन से हाउस में कौन सी एनर्जी है और कैसे अच्छे या बैड योगाज है। जैसे मैंने आपको ग्रहों का बताया, उसका सिर्फ मैं इसीलिए ये बता रही हूँ कि आपको समझ आए कि यूनिवर्स क्या है। यूनिवर्स में कुछ नहीं है, यूनिवर्स में जो भी है वो सब एनर्जी वेव्स है ना। दरिया आपने देखा है, दरिया में कैसे पानी के वेव्स होते हैं, ऐसे पूरे ब्रह्मांड में एनर्जी के वेव्स है, उसी से ब्रह्मांड बना है। और हम लोग भी, और उसमें हमारा जो मन है, तो हम थॉट और इमोशंस करते रहते हैं माइंड में से, हार्ट में से। तो हम क्या है, ट्रांसीवर से, मतलब हम में से एनर्जी ट्रांसमिट भी होती है और हम लोग रिसीव भी करते हैं। तो उसी तरह ब्रह्मांड में सब चक्र चलते रहते हैं, ग्रहों नक्षत्रों का सब घूमते रहते हैं, और वो एनर्जी हम पे फेंकते रहते हैं। वहीं से एनर्जी हम रिसीव करते हैं, हमारे कर्मा एक्टिवेट आते हैं, हमारे चक्रस में वो चीज एक्टिवेशन में आ जाती है। तो जितना आप चक्रस को बैलेंस करते हो तो वो अच्छा है, वहीं पे आप निपटा देते हो अपने अंदर ही। बोलते हैं ना, खुद ही में निपटाओ तो बाहर जाने की जरूरत नहीं है, खुद घर का झगड़ा घर में ही निपटा लो।
हम ऐसे हमेशा बोलते हैं ना, घर का झगड़ा है घर में ही हम कर लेते हैं। तो हमारे चक्र को जितना प्यूरिफाई करेंगे उतना ऊपर प्यूरिफिकेशन होता रहेगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया ट्रांसमिट और रिसीव की यहाँ थियरी होती है। और इसी ऐसे ही जैसे जो कर्म हम क्रिएट करते हैं वो भी सीधा नक्षत्र में स्टोर हो जाते हैं दूसरे जन्म के लिए। जो पिंड है सो ब्रह्मांड है। और ये दिखाया है कृष्ण की, आप देख रहे हो कृष्ण ने बताया था कि यशोदा माता को कि मेरे मुंह में ही पूरा ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे। तो सभी कुछ हमारे अंदर है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने कर्मा कैसे रीड करते हो वो मैंने पहले बताया कि अपने प्लैनेटरी पोजीशन और प्लेसमेंट देख सकते हो कि भाई मेरे प्लैनेट कहाँ पे बैठे हुए हैं। क्योंकि ये सब जो प्लैनेट है ना उसके भी फ्रेंड प्लैनेट होते हैं, एनिमी प्लैनेट होते हैं, है ना, वो एक्सोल्टेड होते हैं, डेब्ल्यूटेड होते हैं, रिट्रोगेट होते हैं। तो ये कौन से साइन में बैठे हुए हैं, कौन से ग्रह के साथ बैठे हुए हैं, वो देख के हम ये सोच सकते हैं कि भाई हमारे अच्छे कर्म है यहाँ पे, हमारे बुरे कर्म है यहाँ, हमारे बहुत ही अच्छा कुछ मिलने वाला है। और प्लैनेट का स्टेट भी पता चलता है स्लीपिंग डिग्री के वाइज। अगर डिग्री देखते हो तो पता चलता है वो स्लीपिंग में है, डेड हो गया है प्लैनेट। ओन साइन में होता है तो वो ज्यादा अच्छा कहलाता है। नक्षत्र में भी मैंने बोला ना कौन सा नक्षत्र, उसमें असेंडेंट, मून, सन, ये सब देख के आप अपने हॉरोस्कोप को रीड करोगे तो आपके कर्म आपको मालूम पड़ जाएगी। बाद में मैं थोड़ा सा बताऊंगी। अब जैसे गुड और बैड योगास में है, आपने सुना है गज केसरी योग बोलते हैं लोग, है ना, गज केसरी योग। गुरु और चंद्र जब साथ में होता है तो गज केसरी योग बोलते हैं उसको, क्योंकि चंद्र मतलब रानी है और चंद्र मतलब मन भी है। अब मन के साथ जब गुरु होगा तो मन बुरी क्रिया करेगा ही नहीं, क्योंकि गुरु उनको संभाल लेंगे, है ना। हमको संभालते कौन है? गुरु संभालते हैं। तो हमारा मन भटकेगा नहीं क्योंकि गुरु है उनको होल्ड करने के लिए। तो इसीलिए, और जब मन हमारा अच्छा होगा तो हम बहुत कुछ कंसंट्रेशन कर पाएंगे, हम बहुत अच्छी चीजें कर पाएंगे, हम फ्रूटफुल रिजल्ट हमको मिलेगा। उसी तरह जैसे चंद्र के साथ राहु आ जाता है तो राहु तो इल्यूजनरी प्लैनेट है, और राहु मैंने बोला दानव राज हम उसको बोलते हैं। राहु बहुत डिजायर क्रिएट करता है, तो वो मन को भटकाएगा बुरी चीजों में कि भाई चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, चाहे कोई तुम्हें एडिक्शन हो, या बहुत इतनी सारी डिजायर कि फिर आदमी शांति से रह नहीं सके। तो राहु चंद्र ग्रहण योग में मन इतना ग्रसित हो जाता है राहु से कि पूरी एनर्जी में एक्टिवेट हो जाता है, बैड कंपनी में आ जाता है। और केतु के साथ जब आता है तो केतु भी दानवराज का ही पार्ट है, मतलब राहु केतु एक ही व्यक्ति है कि भाई सुदर्शन चक्र के साथ जब वो विष्णु भगवान ने मोहिनी स्वरूप में आके उसको चक्र चला दिया था और सर काट दिया था। तो सर जो है वो राहु है और नीचे का जो ऑर्गन है वो केतु है। तो केतु के पास तो सर नहीं है, सोचने का इतना है नहीं उसको। तो केतु, और केतु मोक्षा कारक है, तो केतु के साथ जब चंद्र आता है तो डिटैचमेंट में आते हो आप, आध्यात्मिक जर्नी आपकी कहीं ना कहीं शुरू हो ही जाती है। तो ये एक अच्छी साइन भी कह सकते हैं। बट उसका मतलब ये नहीं कि केतु हमेशा मोक्षा कारक है, उसके पास सर नहीं है। तो कभी कभी केतु वाले लोग क्या करते हैं ना, कुछ भी काम कर देते हैं बिना सोचे समझे, बहुत सारी चीजें करने लगते हैं। केतु आपको कट लगा देता है, केतु के हाथ में तलवार होती है और है तो नहीं, हेड तो है नहीं, कुछ सोचना नहीं है, सीधा लगा दिया कट। तो केतु ये काम भी करता है। और उसी तरह अगर सूर्य और राहु के साथ ग्रसित होता है तो ग्रहण हो जाता है, क्योंकि आत्मा पे राहु छा गया तो आत्मा बहुत मलिन हो जाती है। तो हम बुरे कामों में फिर अपनी सब एनर्जी लगा देते हैं। और सूर्य के साथ जब केतु आता है तो हमारा अगेन ये बात है कि हमारी आत्मा मोक्षा की तरफ गति करती है। तो ये बात भी है। साथ में आपने जैसे सूर्य मंगल अंगारक योग देखा, क्योंकि सूर्य भी गर्म और मंगल भी गर्म, दो गर्म मिलके कितना सारा गर्मी हो जाएगी। उसी तरह राहु मंगल को विस्फोटक योग बोलते हैं। किसी की कुंडली में राहु मंगल साथ में होते हैं जो घर में, उस घर में अग्नि बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, क्योंकि राहु एक्सपांसन करता है। तो किसका एक्सपांसन? अग्नि का। तो विस्फोट होता है ना, बहुत ज्यादा अग्नि हो जाती है। तो इसीलिए ये बैड योगा को हमें ऐसे समझना है कि ये घर में थोड़ी ज्यादा नेगेटिविटी है, तो हमें उस पर ज्यादा वर्क करना है। और हर एक जो राशि है वो घर में कौन सी राशि है, वो कौन से चक्र को रिप्रेजेंट करती है, तो हमें वो चक्र पे काम करना है। ठीक है। उसी तरह अगर दूसरा बैड योगा, हाँ ये रह गया चंद्र केमद्रुम योग। लोग बहुत डर जाते हैं, कह रहे केमद्रुम योग है, मैं तो गरीब हो जाऊंगा, मेरा सब छीन जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जरूर चिंता है, ऐसा नहीं कि नहीं चिंता है, बट वो है क्या वो समझो, क्यों चिंता है, आपको उसको ठीक कैसे करना है। केमद्रुम योग तब बनता है कुंडली में
जब चंद्र जिस घर में बैठा हो उसके आजू बाजू के खाने खाली होते हैं, मतलब 2 हाउसेस खाली होते हैं, तो चंद्र क्या है, मन है, या तो खाली होते हैं या तो यहाँ पे बुरा प्लेनेट बैठा है, जैसे राहु बैठ गया है, शनि बैठ गया है, तो ऐसे प्लेनेट बैठ गए हैं। तो अब आप ये समझो, रानी जैसी कोई औरत को अगर हम ऐसे घर में बिठा देते हैं, वहां अकेली छोड़ देते हैं, आजू बाजू में कोई है भी नहीं कंपनी, तो वैसे ही तुम डिप्रेशन में जाओगे, है ना। तो तुम्हारा माइंड डिप्रेस हो जाएगा, क्योंकि एक तो घर ऐसा है, कहीं पे कोई है नहीं, ऊपर से अगर बुरा घर भी हो गया, मान लो वृश्चिक राशि है, उसमें चंद्र बिठा दिया, तो वो वैसे ही अप्स एंड डाउन, रानी को अप्स एंड डाउन कहाँ अच्छे लगते हैं, मन को भी कहाँ अच्छा लगता है, मन को तो सब अच्छा 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 लगता है। तो वहां पे तुम अगर अचानक कोई ट्रांसफॉर्मेशन की बात करोगे तो नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि वृश्चिक राशि ट्रांसफॉर्मेशन भी देती है। तो वहां पे उसको कोई सपोर्ट नहीं है। आज हमको कैसे घर में बैठे बैठे डिप्रेशन आता है कोरोना की वजह से, तो ऐसे आपका मन ऐसे चला गया है, तो मन को, माइंड की जो भी टेक्निक्स है माइंड रिलेटेड, वो टेक्निक्स आप शुरू कीजिए, वो जो भी ऐसी थेरापी है वो आप कीजिए, तो आपके माइंड को स्ट्रांग बनाइए, तो फिर वो आपको केंद्र योग नहीं लगेगा। उसी तरह शनि चंद्र से विष योग बनता है, तो लोग घबरा जाते हैं नाम सुन के, अरे विष योग हो गया। तो विष योग क्या है, शनि क्या है, प्रैक्टिकल प्लैनेट है, रियलिस्टिक प्लैनेट है। शनि बहुत ही दूर आइसोलेशन में रहता है, और वहां पे बहुत ही डिजीनेस है, बहुत ही एक कहते हैं ना कि डार्क एनर्जी है। और शनि ऐसा है, और शनि को इमोशन पसंद नहीं है, लव पसंद नहीं है, रोमांस का वो प्लेनेट नहीं है, वो 100 ईयर्स का बुद्धा प्लेनेट है, वो बहुत ही ज्यादा। वहां ऐसा प्लेनेट के साथ अपने चंद्र को बिठा दिया, तो क्या होता है, चंद्र को क्या चाहिए, चंद्र हमारा मन है, मन को तो मौज मजा अच्छी लगती है, चंद्र रानी भी है, तो रानी को मौज मजा अच्छी लगती है, हमें रोमांस अच्छा लगता है, प्रेम अच्छा लगता है, बहुत लग्जरी अच्छी लगती है। तो शनि चंद्र जब विष योग होता है, तो इसीलिए उन लोगों को लव लाइफ में प्रॉब्लम रहता है, शायद उनकी लव मैरिज होते होते रह जाए, टूट जाए, धोखे मिले, क्योंकि शनि उनको प्रैक्टिकलिटी सिखाना चाहता है। तो शनि ऑब्स्टेकल लाता ही लाता है, कि वो बोलता है नहीं तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें प्रैक्टिकल बनना है, आध्यात्मिक बनना है। पर उन लोगों की साइकिक पावर बहुत अच्छी होती है जिनका शनि चंद्र का विष योग होता है। और अगर ये विष योग हो गया 8th हाउस में या 9th हाउस में, क्योंकि 9th हाउस हायर स्टडी का है, तो वो लोग रिसर्च वर्क में अगर जा सकते हैं, 8th हाउस का भी डीप नॉलेज का है, तो वो लोग भी रिसर्च में, या साइकिक एबिलिटी उनकी बहुत अच्छी होती है। तो ऐसा नहीं है कि हर योग बुरा होता है, सभी योगों में अच्छी बुरी सब चीजें होती है, हमें समझ लेना होता है। अब विष योग है तो हमारे माइंड को ही ठीक करना पड़ेगा, तो हमें विष योग की इफेक्ट नहीं आएगी। उसी तरह राहु और गुरु से गुरु चंडाल योग बनता है, चांडाल योग बोलते हैं। वो क्या है, गुरु क्या है आपको पता ना, गुरु ज्ञान के कारक है, गुरु हमें बहुत ही विजडम सिखाते हैं, गुरु शिक्षा देते हैं, गुरु हमें जीवन में आगे ले जाते हैं, अच्छे फल प्रदान करते हैं। अब राहु क्या है, उसको तो नेगेटिविटी है उसमें, और उसको तो कोई भी टेम्पर टेंट्रम करने हैं, क्योंकि राहु सोच समझ के कुछ नहीं करता है, उसके पास दिमाग बहुत है, बट वो हमेशा ऐसी चीजें करता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऑब्स्टेकल ला देगा, कहीं ना कुछ बिगाड़ देगा बनते काम, ये सब राहु को अच्छा लगता है। और डिजायर्स भी बहुत होती है राहु के पास। तो जैसे इसको मैं समझाऊं, अब हम क्लासरूम में जब पढ़ते हैं, वो कॉलेज का हो या स्कूल का हो, हमारे टीचर हमें जब सिखाते, तो बहुत सारे क्लासरूम में ऐसे बच्चे भी होते थे, विद्यार्थी, जो लोग धमाल करते थे और कंसंट्रेशन भंग कर देते थे। तो जो शिक्षक होते थे उनको बहुत तकलीफ होती थी दूसरे बच्चों को सिखाने में। तो यहीं पे यही होता है, जिस घर में भी आपका गुरु और राहु साथ में चांडाल योग बना हुआ है, उस घर के रिलेटेड जो रिजल्ट है ना, वो अच्छे नहीं मिलते, क्योंकि गुरु की पूरी एनर्जी जो होती है वो राहु को ठीक करने में लग जाती है। वो राहु ने जो भी रायता फैलाया हुआ होता है, उसको ठीक करने में गुरु की एनर्जी लग जाती है। तो फिर गुरु शुभ फल प्रदान करने के मतलब देवता है, तो वो शुभ फल कैसे प्रदान करेंगे, क्योंकि उसको ठीक करेंगे तो हमें फल देंगे ना। तो गुरु चंडाल योग में ये हो जाता है, तो लोग घबरा जाते हैं, अरे चांडाल योग है, तो ऐसा कुछ नहीं है। उस वक्त हमें गुरु आराधना करनी चाहिए, गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए, गुरु की एनर्जी को राइज करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि राहु शनि या मंगल जो ऐसे अग्रेसिव प्लैनेट या तो पाप ग्रह है तो उसको नहीं पूजना है। आपने देखा होगा कि अच्छा आदमी हो या बुरा आदमी हो, प्रशंसा सबको अच्छी लगती है ना। हम किसी की तारीफ करते हैं तो किसको नहीं अच्छी लगती, एक डॉन भी हो तो उसकी तारीफ करेंगे तो वो अच्छा ही लगता है उसको। तो हम राहु की चैंटिंग कर सकते हैं, कोई भी ग्रह है उसकी चैंटिंग करेंगे तो उसको अच्छा ही लगेगा, उनको याद करेंगे तो अच्छा ही। तो हम अच्छे वे में उसकी चैंटिंग करेंगे, प्रशंसा करेंगे, तो वो हमें थोड़ा रिजल्ट कम देगा, मतलब बुरा रिजल्ट कम देगा।
तो इसी तरह हमारी चार्ट में हमारे कौन से ग्रह, उच्च के ग्रह ज्यादा होते हैं चार्ट में तो अच्छा चार्ट है, अच्छी एनर्जी लेके आए हो। आपके कंबशन में हो जाते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। रिट्रोग्रेड मतलब क्या आपको पता है? वक्री ग्रह किसको बोलते हैं? रिट्रो प्लैनेट कब होते हैं? जहाँ पे आपकी कुंडली में आप अगर, मुझे तो देखना आता है सूर्य से करके मैं काउंट करती हूँ, बट आपके वहाँ आर लिखा होगा वो प्लैनेट के आगे, वो आपका रिट्रोग्रेड प्लैनेट है। वो कब होता है? जब आपका जन्म हुआ होता है ना, तो जो हमारी अर्थ होती है पृथ्वी, वो ग्रह से एकदम नजदीक से और फास्ट गुजर जाती है। तो प्लैनेट वक्री नहीं होता है, प्लैनेट अपनी ही रफ्तार से जा रहा होता है। जैसे दो ट्रेन जाती है, दो ट्रेन जा रही होती है, पर एक ट्रेन जैसे ही जल्दी शुरू करती है तो दूसरी ट्रेन हमें लगती है वापस पीछे जा रही है। तो उसी तरह मान लो किसी का गुरु वक्री है, तो धरती उस वक्त तुम्हारे जन्म के बाद बहुत ही स्पीड से वहां से गुजर गई आगे और बहुत नजदीक से गुजरी, तो गुरु ग्रह की जो भी एनर्जी वहां पे ज्यादा लगेगी और गुजर गई तो वो तुम्हें वक्री लगता है। तो कभी कभी वो बहुत अच्छा भी रिजल्ट देता है। और वक्री क्यों होता है? क्योंकि वो पास्ट लाइफ में हमने गुरु के रिलेटेड कुछ बुरे कर्म किए हैं, ज्ञान के रिलेटेड कुछ बुरे कर्म किए हैं, तो इस जन्म में हमें वो वक्री होके प्लैनेट मिलते हैं। वो जो भी प्लैनेट है, आगे आपको जानना होगा तो फिर से कभी सेशन में मैं वो भी बता सकती हूँ कौन से कर्म, बट जो भी प्लैनेट वक्री होते हैं वो भी कार्मिक प्लैनेट होते हैं कि बहुत सारे, और उसी के नजदीक से हम गुजरे होते हैं उस वक्त। आई थिंक बहुत सारा कुछ मैंने लिया है इसमें आपका, और आगे हम देखेंगे कि ये ऑल ह्यूमन बीइंग, मतलब हम लोग उसमें पशु पंखी सब लोग आ गए, उनके लिए ये है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये हम सबको भोगना पड़ता है ना। हमारा बर्थ होता है, डेथ होता है, डिजनरेशन होता है और डिसीज भी होता है। और वही सब लोग अभी बहुत डरते हैं कोरोना वायरस से, पर जिसका जन्म है उसका मृत्यु है। तो कोरोना वायरस का जन्म है तो कोरोना वायरस जाने भी वाला है, उसका मृत्यु भी निश्चित है, तो डरने की उसमें क्या बात है? तो ये सभी के जिंदगी में होता है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। और हमको ये सभी चीजें लगती है आदि व्याधि उपाधि, है ना। सर भी बोलते हैं कि तीन ही चीजों का तो प्रॉब्लम है। लोग बोलते हैं मेरी जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। कौन से बहुत प्रॉब्लम है? तीन ही तो प्रॉब्लम होते हैं, हेल्थ, वेल्थ और रिलेशन। चौथा प्रॉब्लम एग्जिस्ट कहाँ होता है? तो ये कौन से आदि क्या होता है? जो हेरिडिटरी डिजीज होते हैं आपके, वो आदि है। व्याधि जो तो पे बाहर से आती है, वायरस है, बैक्टीरिया है, आपकी लाइफस्टाइल, आप अच्छे से लाइफस्टाइल नहीं जीते हो, कुछ भी खाना खा लेते हो और जल्दी सोते नहीं हो, जो भी मतलब आप जो भी अपनी जिंदगी दिनचर्या करते हो, जीवनचर्या, उसके रिलेटेड जो प्रॉब्लम की वजह से आपको व्याधि होती है। उपाधि क्या है? वो मेंटल स्ट्रेस आपका, ये सब दोनों होने की वजह से उपाधि हो ही जाएगी। आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स होंगे, वो भी आपको मेंटल स्ट्रेस में डालेंगे। कभी चलते चलते एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, तो ये उपाधि अचानक आ जाती है। तो लाइफ में आदि व्याधि और उपाधि आती है, और कुछ ज्यादा तो है नहीं। और हमारा जो बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। कि हम सब लोग खाना खाते हैं, सोते हैं, हमें सभी सभी को किसी ना किसी का फियर होता है, और रिप्रोडक्शन हम सब करते हैं। तो हम लोगों को अगर मनुष्य का जन्म मिला है, मनुष्य चेतना मिली है, जैसे आज परशुराम जयंती है, तो जैसे मैंने बताया कि हमने बहुत ही अलग अलग चीजों में जन्म लिया, पानी में लिया, फिर हम एम्फीबियंस बने, फिर हमने वाइल्ड एनिमल्स बने, फिर हम धीरे धीरे धरती पे पूरी जिंदगी का शुरुआत हुई, फिर हमने आधा ह्यूमन और आधा पशु बने, फिर बाद में छोटे लेवल का हमारा डेवलपमेंट हुआ। और जब हम परशुराम मतलब पूर्ण हम ह्यूमन चेतना हमारे में आ गई, तो हमें उसके साथ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक भगवान ने दी है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो हम ही कर सकते हैं। पशु प्राणी में ये नहीं है, तो ना देवों में भी ये नहीं है। धर्म क्या है? धर्म मतलब ओनली जो रिचुअल्स निभाते हैं वो नहीं है, धार्मिक क्रियाएं करते हैं वो अकेला नहीं है। धर्म मतलब टू डू गुड, टू बी गुड एंड सर्व ऑल। जब आप सृष्टि के लिए कार्य करते हो, समष्टि के कल्याण के लिए कार्य करते हो, दैट इज योर धर्म। तो आपको कर्म किसके लिए करना है? धर्म के लिए, सबके कल्याण के लिए कार्य करना है। अपने लिए तो सब जीते हैं, और वो तो वैसे भी आपकी कुंडली में जो होगा वो आपको मिलने ही वाला है। दूसरा, अर्थ, एक्सचेंज एंड ट्रांजेक्शन ऑफ मटेरियल थिंग्स, जॉब, मनी, ये सब आप लिखा के लाए हो। आप देखना कभी कि कभी कभी आप 4 जगह इंटरव्यू देते हो पर आपको एक जगह से जॉब मिल ही जाती है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमें इंटरव्यू के लिए नहीं जाना है या तो अप्लाई नहीं करना है, पर ये निश्चित है आपको कि इस कंपनी में आपको जॉब मिलेगी।
उसको ही सर बोलते हैं प्लेस कर्मा पर्सन कर्मा। आपने कर्मा की थियरी आई डोंट नो सर ने समझाई होगी, आप लोग उनकी रिट्रीट किया होंगे तो, कि हमें हर जगह के हमारे कलेक्टिव कर्मा भी होते हैं। एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं, रेलवे स्टेशन पे बहुत सारे लोग साथ में खड़े होते हैं, दैट इज हमारे कलेक्टिव कर्मा होते हैं। एक साथ लोग मर जाते हैं फ्लाइट में, या तो कोई आग में, या तो कहीं कुछ होता है तो साथ में लोग जो मरते हैं, तो कलेक्टिव कर्मा। अभी भी ये कोरोना वायरस क्या है, दैट इज कलेक्टिव कर्मा। कोई प्रिडिक्ट क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये हमने पूरी ह्यूमन प्रजाति ने धरती को नष्ट करने के लिए ये सब किया, तो अब धरती क्लींजिंग कर रही है। तो ये कलेक्टिव कर्मा का कैसे कोई प्रिडिक्ट करेगा। एक हॉरोस्कोप का भी सही ढंग से हम प्रिडिक्शन नहीं कर पाते एक इंडिविजुअल लोगों की चार्ट को, क्योंकि वो तुम्हारे कर्मा है। मैं थोड़ा रीड कर पाऊंगी, बट आफ्टर ऑल इट्स योर कर्मा। आपको ज्यादा पता है, आपकी सोल को ज्यादा पता है। मैं तो सिर्फ उसको डिकोड करने का प्रयत्न कर रही हूँ, मुझे जितना नॉलेज है उससे। तो कलेक्टिव कर्मा में किसी का प्रिडिक्शन नहीं चलता है, इसीलिए लोग का प्रिडिक्शन ये कोरोना में फेल जाता है। और सब लोग ऐसा बोलते हैं कि ज्योतिष गलत है। ज्योतिष गलत नहीं है, बट वो इतना डीप साइंस है, इतना डीप साइंस है। मैं आपको सच बताती हूँ, मेरी लाइफ में आज से 30 साल पहले की बात बताती हूँ, जब मेरी लव मैरिज मतलब मैंने किया है, तो मैं बहुत सारे लोगों को कुंडली बताई थी। बहुत अच्छे ज्योतिष ने बोला था कि 1 साल में डिवोर्स हो जाएगा और ये तो शादी हो ही नहीं सकती है। और ये भी बोला गया था कि वैसे भी आप शादी करोगे तो अभी तो है नहीं योग, तो 30 साल के बाद ही, आज मेरी शादी को 33 ईयर्स हो गए, मैंने लव मैरिज ही की, बहुत अच्छे से चल रही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा, और मैं उन्हें बोलती हूँ कि वो गलत था। ज्योतिष में भी क्या होता है कि हमारी चेतना जब सुपर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट होती है तो हम जल्दी अच्छा प्रिडिक्शन दे पाते हैं। तो हम ध्यान, मेडिटेशन, साधना करते हैं, और जब हम प्रिडिक्ट करने बैठे और मान लो उस वक्त हमारी कॉन्शियसनेस हायर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट हो गई, तो प्रिडिक्शन काफी सही कर पाएंगे। बट आफ्टर ऑल हम भी इंसान है, हमारा भी मन है, तो बहुत जगह हमारा मन भी घूमता रहता है। तो हो सकता है कि हम इतना अच्छे से रीड नहीं कर पाए। और ज्योतिष में जैसे मैंने तो बहुत ही सुपरफिशियल आपको आज बताया है, बहुत डीप 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 होता है। तो कभी कभी क्या होता है, हम रीड करना ही रह जाता है हमसे, काउंटिंग में मिस्टेक हो जाती है। और वो क्यों होती है उसका भी एक रीजन है, बिना रीजन इस दुनिया में कुछ नहीं होता है। साइंस का लॉ है, थियरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कि कुछ इफेक्ट आती है तो कॉज होता है, बिना कॉज कुछ नहीं होता है। मान लो कोई मुझे एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन करवाने आता है, कोई चीज मैं नहीं देख पाती हूँ या तो मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि तब जो आपकी जो चेतना होती है वो इतनी तैयार नहीं है वो चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए। तो जो यूनिवर्स से भी मुझे मैसेज नहीं मिलेंगे, या तो मैं भी देख नहीं पाऊंगी कुंडली में वो चीजें, क्योंकि आज आप तक इतना ही अनफोल्ड करना है। वो भगवान ने डिसाइड किया होता है कि आपका इतने ही 2 पेज अनफोल्ड होंगे, तो इतना भी मैं पढ़ पाऊंगी। तो ये भी एक बात होती है कि जितना हमें जानना होता है उतना ही हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इसीलिए हमें अर्थ के लिए, पैसे के पीछे या तो जॉब के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, वो जितनी है उतनी हमें मिलने ही वाली है। तो हमें काम धर्म के लिए करना है, लोगों के कल्याण के लिए करो, हम अच्छे बने, हमारे खुद के लिए करो, खुद का ट्रांसफॉर्मेशन करो। दूसरा है काम, डिजायर, रिलेशन। लोग होते हैं ना कि मुझे कैसा लड़का मिलेगा, मेरी इससे शादी होगी कि नहीं, या तो डिजायर भी बहुत होगी, पूरी होगी कि नहीं, दूसरे लोगों के साथ भी उनके रिलेशन कैसे होते हैं। तो यहाँ पे जो है वो भी ऐसा है कि वो जो आपकी कुंडली में आप जो लिखा के लाए हो पार्टनर, वही मिलना है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा क्लोज कर्मा उसके साथ होता है, वही पार्टनर आपको मिलता है, क्योंकि वो सीधा आपका ऑपोजिट है, 1 नंबर और 7 नंबर। और वो वही मिलेगा क्योंकि आप अपनी लाइफ एक देखो कि आप बचपन से लेके आपके मदर, फादर, फ्रेंड सबके साथ रहते हो, बट सबसे ज्यादा शेयरिंग किसके साथ होती है, आपके पार्टनर के साथ, स्पाउस के साथ, है ना। एक बेडरूम, एक बेड भी शेयर कर लेते हो आप, तो बहुत कुछ शेयरिंग होता है। तो वो क्लोज कनेक्शन है, वो बहुत ज्यादा कर्मा है उसके साथ। तो वो तो वैसे ही तुम नहीं जाओगे ना तो सामने से आएगा और मिलेगा आपको। तो शादी नहीं लिखी होगी तो नहीं होगी, लिखी होगी तो होगी, जो मिलने वाला। आपने बहुत ऐसे इंसिडेंट सुने होंगे कि इसका बहुत लास्ट मोमेंट पे शादी कैंसिल हो गया, या तो फिर रिश्ता ये टूट गया, या तो इसका डिवोर्स इस टाइम पे हुआ, क्योंकि जो पार्टनर लिखा है वही मिलता है, क्योंकि क्लोज कर्मा होते हैं। उसके बाद है मोक्षा। तो हमें किसके लिए काम करना है, मोक्षा के लिए। तो अर्थ और काम के लिए हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो हमारी कुंडली में है, हम लिखा के लाए हैं, वही होगा। हमें अगर मेहनत करनी है किसी पर, तो धर्म और मोक्ष के लिए करनी चाहिए, कि फ्रीडम, एम्निसिपेशन, बीइंग हायर सोल कॉन्शियसनेस में जाना है। और मोक्ष को भी लोग ने बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। कई लोग बोलते हैं ऊपर जाके मोक्ष मिलेगा,
हम ये बॉडी छोड़ देंगे, वो तो होने ही वाला है, वो अलग बात है, वो पूरी बहुत ही डीप डेफिनेशन है मोक्ष की। पर मोक्ष क्या है कि अगर हम आज प्रेजेंट में रह के हमारा जो भी कार्य हम वो टोटलनेस से करते हैं, समग्रता से करते हैं। जैसे मैं खाना बना रही हूँ तो मेरा पूरा ध्यान खाने में है, मेरा माइंड एकदम रिलैक्स स्टेट में है, तो वो मेरे लिए मोक्ष है, वो मेरे लिए मेडिटेशन है, ध्यान है। तो जब हम वो हमारे मन की वो स्टेज पे आ जाते हैं जहाँ समत्वम है ना, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, मतलब सुख और दुख सब में मैं समता में रह सकती हूँ, तो यहीं पे मेरा मोक्ष है, मुझे मोक्ष में जाने की क्या जरूरत है। तो ये हमें मेहनत उसके ऊपर करना है। तो हमें जो परिश्रम करना है वो धर्म और मोक्ष के लिए करना है, हमारी चेतना को सोल कॉन्शियसनेस में लाने के लिए करना है। चाहे आप ध्यान करो, मेडिटेशन करो, मंत्र जाप करो, करुणा रेकी करो, साइकिक हीलिंग करो, डेल्टा हीलिंग, आपको जो चीजें आती हो, जिस चीजों के साथ मिलके करो, पर हमको ये 2 चीजों के लिए कार्य करना है। तो होप मैंने आपको बहुत कुछ इसमें बता दिया है। तो कितने बजे है वो मुझे नहीं मालूम है, यहाँ जो फैकल्टी है वो बता सकती है। ऑलमोस्ट 8 o'clock हो गए हैं आई थिंक। हेलो। हेलो। हाँ हेलो अल्पा जी। हाँ बोलिए। अ, हम अभी सेशन एंड करते हैं। आपको और कुछ इंफॉर्मेशन देना है? नहीं, आप किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, या तो फिर आपने वो मेडिटेशन का जो बोला था वो मैं करवा सकती हूँ, छोटा सा 5 हाँ, मिनट का है। अगर आप म्यूजिक नहीं भी बजाओगे तो भी चलेगा। ठीक है ठीक है। हम एक मेडिटेशन ले लेते हैं 10 to 15 मिनट्स का। और किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप उनको अनम्यूट कर सकते हो, अगर किसी को पूछना है तो। यस। फिलहाल तो किसी का हैंड रेज नहीं है क्वेश्चन के लिए, तो हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक जन ने पूछा है, मैं थोड़ा बताती हूँ कि यस यस यस। टाइमिंग, जो यस बर्थ का यस। टाइमिंग, तो बर्थ का जो टाइमिंग होता है ना वो 3 टाइम होते हैं। एक तो जब हम कंसेप्ट करते हैं, तो कंसेप्शन के बाद थोड़ा बहुत सबको पता है ना कि सोल अमुक मंथ में अमुक टाइम में एंटर करती है, तो वो जो टाइम होता है, पर वो तो हम जान नहीं सकेंगे, वो लोग जान सकते हैं जो बहुत योग विद्या में माहिर होते हैं, उनको पता चल जाती है कि इनका कौन सा सोल ने कब एंटर किया। दूसरा जो टाइम होता है, जब हमारा जब हम प्रसव हो रहा होता है, डिलीवरी के टाइम पे हम हमारा हेड देखते हैं, है ना, जिसको थोड़ा सा हमें सर दिखाई देता है, तो वो शिरोधान का टाइम बोलते हैं। एक आधान टाइम होता है जब कंसेप्ट करते हैं, वो शिरो दर्शन का टाइम होता है। और तीसरा टाइम है फुल बॉडी जब बाहर आ जाता है, तो हमारी जो जन्म कुंडली बनती है वो जब फुल बॉडी बाहर आती है ना, उस टाइम की बनती है। तो कभी कभी क्या होता है, अब डिपेंड करता है, जैसे मैंने बताया 5 मिनट के फर्क में भी फर्क आ सकता है। और पर फिर भी जो बड़े बड़े जो प्लेनेट होते हैं, गुरु जैसा है, शनि है, राहु केतु है, वो लोग बहुत ज्यादा, मतलब जैसे गुरु 13 महीना तक, 1 साल से भी ऊपर एक राशि में रहता है, शनि 2.5 साल तक एक राशि में रहता है, और राहु केतु तो 18 महीने रहते हैं। तो वो नहीं बदलेगा कुंडली में, हमारी कुंडली में भले वो स्थान बदल जाएंगे, हाउसेस बदल जाएंगे, बट वही जगह पे राहु केतु की जो राशि है ना वो सेम रहेगी, और उसी की इम्पैक्ट ज्यादा होती है। तो थोड़ा बहुत प्रिडिक्शन हम उससे कर सकते हैं, ठीक है। तो पर टाइम तो अभी तो यही होता है कि जब बाहर पूरी बॉडी आ जाती है, उसी का टाइम नोट किया जाता है। बहुत कुछ है, अपने पास टाइम नहीं है, बाकी इससे भी ज्यादा भी कुछ है, बट मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ कि कैसे ये सब वर्क करता है। फिर कभी कोई सेशन रखेंगे तो मैं जरूर बताने का प्रयत्न करूंगी कि तुम्हें कौन से डिसीज हो सकते हैं, किस तरह से ये सब करते हैं, और आपको कंसल्टेशन करना है तो भी आप मुझे फोन कर सकते हो। ज्यादातर तो मुझे लगता है मैंने बता दिया है। हाँ, यहाँ पे लिखा है इंग्लिश और हिंदी कौन सी साइन, तो हिंदी इंग्लिश नहीं होती है। क्या होता है, एक जो साइन होती है वो सन साइन होती है, जो 1 महीने, जैसे बोलते हैं ना कि 21 जनवरी से लेके 21 फरवरी तक जिसका जन्म हुआ है वो एक्वेरियस साइन है।
एक दिन ऐसे वैसे सब लोग कोई 20 गिनता है, कोई 21 गिनता है, बट 21 जनवरी से 21 फरवरी एक्वेरियस होती है, क्योंकि सूर्य एक राशि में एक महीना रहता है, तो वो हमारी सन साइन है। ठीक है, मून साइन कौन सी है? चंद्र, जहां पे आपकी कुंडली में चंद्र है ना लिखा हुआ है, वहां पे जो डिजिट लिखा हुआ है वो आपकी मून साइन है। मान लो 8 नंबर पे चंद्र है तो उसकी चंद्र राशि वृश्चिक है। 1 नंबर में चंद्र है, जहां पे 1 नंबर लिखा है वहां पे चंद्र लिखा हो तो मेष राशि है चंद्र, मून साइन। जहां पे 5 नंबर है और वहां पे चंद्र है तो लियो, सिंह राशि उसकी चंद्र राशि है। और जो महीने में जन्म हुआ वो तो आप निकाल ही लोगे कि ये मेरी सन साइन है। और जैसे बाकी क्या पूछा था उन्होंने? हाँ, तो इस तरह से हम चंद्र और सूर्य राशि हम जान सकते हैं। इवन तक तिथि का भी महत्व होता है कि कौन सी तिथि में आपका जन्म हुआ है। अगर आपकी तृतीया को जन्म है तो पार्वती देवी की कॉन्सियसनेस के साथ आपको अलाइन रहना पड़ेगा। पार्वती ने क्या किया था? पार्वती देवी ने बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन से भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या की थी, तो आपको वो करना चाहिए। पार्वती जैसी चीजें लाओगे जीवन में तो आपको सफलता मिलेगी। किसी लोग को सफलता नहीं मिलती है क्योंकि वो लोग वो एनर्जी से हट जाते हैं। तो बहुत कुछ है एस्ट्रोलॉजी में। फिर से एक सेशन में मैं आपको थोड़ा वो भी समझाऊंगी कि भाई वो ऊपर ऊपर का बहुत कुछ समझाऊंगी, अगर सेशन आप लोग चाहते हो तो। आई थिंक मैंने बहुत कर दिया है, टाइम भी हो गया है, 8 o'clock होने को है, तो मैं एक छोटा सा मेडिटेशन ले लेती हूँ। होप आप लोगों को पसंद आएगा। सिर्फ पॉजिटिव अफर्मेशन है। मैं चाहती थी म्यूजिक हो, बट मुझे लगता है म्यूजिक के बदले मैं ही बोल लेती हूँ। प्लीज आप लोग कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। जिसको लेटना है वो लेट भी सकते हैं। सिट इन कंफर्टेबल पोजीशन। यू कैन लाई डाउन ऑल्सो, चाहे तो आप सो भी सकते हैं। शवासन की पोजीशन में सीधा लेट जाइए एंड क्लोज योर आईज। अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी गहरी सांसें लीजिए। अपनी सांसों की आवन जावन पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रेथ। मन में जो भी विचार आते हैं आने दीजिए। अलाउ योर थॉट्स टू कम, जस्ट ऑब्जर्व इट। धीरे धीरे आप ये विचारों के समूह से मुक्त हो रहे हैं। स्लोली स्लोली you are free from your thoughts. Slowly, slowly, you are free from your thoughts. अब मन की इसी अवस्था में बने रहिए। बहुत ही गहरे 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 अंदर आप जा रहे हो और मन की ये गहरी अवस्था में आप अपने आप को ये कहते हो कि मेरे जीवन की अनंत यात्रा में मैं जहाँ हूँ वहाँ सब परिपूर्ण है, योग्य है, सुंदर है। मैं वो अनन्य असीमित शक्ति में मानती हूँ जो हर दिन हर पल मेरे अंदर प्रकाशमान हो रही है। I believe in divine light within me. मैं मेरे अंदर के दिव्य प्रकाश और ज्ञान की तरफ जा रही हूँ और मैं ये जानती हूँ कि ये मुझे वैश्विक चेतना परम ऊर्जा से मिल रहे हैं। मेरे सब जवाब, सब समाधान, सब इलाज परम शक्ति से हो रहे हैं और मिल रहे हैं। जो भी जानने योग्य है वो मेरे समक्ष स्वयं उद्घाटित हो रहा है, प्रकट हो रहा है और
मुझे जो चाहिए वो योग्य समय योग्य क्रम में मुझे मिल रहा है। इस सृष्टि में सब कुछ सुंदर है, शांत है, सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम। जब भी आपको लगे आप पूरी तरह से रिलैक्स हो गए हो, बाहर आना चाहते हो, तो धीरे धीरे अपने दोनों हाथ और पैरों को थोड़ा सा हिलाए। अपने शरीर को लेफ्ट हैंड साइड थोड़ा टर्न कीजिए और उठकर बैठ जाए। अब अपने दोनों हाथों की हथेलियों को रब कीजिए और अपनी आंखों पे लगाए पामिंग कीजिए और दोनों हाथों को पूरे शरीर पर भी लगाए। अपने नेक पे लगाए, अपने माथे पे लगाए, चेस्ट पे लगाए, दोनों हाथों को लगाए, स्टमक, आपके जो भी पैरों के हिस्से हैं सभी जगह लगाए। लास्ट में आपके फुट पे लगा के लास्ट में अपने 3 बार अपनी बैक को थपथपाए। अपनी जो बैक है उसको 3 बार थपथपाए। स्लोली स्लोली ओपन योर आईज और शुक्रिया अदा कीजिए खुद का और भगवान का। थैंक यू सो मच। विथ लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस टू ऑल। आप सभी का मंगल हो, सबका मंगल हो। Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you so much for such an amazing, informative session. Thank you, everyone. Good night. Good night. Can I leave now? Yes, yes. Thank you.